करें अभी स्टार्ट। चलो भाई, थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स, इस पूरे चैप्टर को इस एक वीडियो में हम बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपको हमारे हाइलाइटेड एनसीईआरटी का पीडीएफ मिलेगा जो आपके रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा। उनमें आपको आईएमपी क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, तो लिंक्स चेक कर लेना। अब कब तक हम 6th सेंचुरी बीसी से लेकर 6th सेंचुरी सी की बात करेंगे, बस एक आखिरी बार। पिछले 2 चैप्टरों में हम इसी टाइम पीरियड के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस को डिस्कस कर रहे थे। इस चैप्टर में हम सोशल फैक्टर्स की बात करेंगे। पिछले चैप्टर में भी हमने बात करी थी ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन की बहुत सारी। इस चैप्टर में हम थोड़ी सी उसकी भी बात करेंगे, बट इस बार मेजर फोकस हमारा बुद्धिज्म में रहेगा, मेजर फोकस हमारा जैनिज्म में रहेगा। अब इस चैप्टर में हम बात करेंगे हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो फिलोसोफर्स आ रहे थे उनकी जर्नी की, उनकी आइडियोलॉजी की। इस चैप्टर में हम देखेंगे कैसे ये अपनी इस दुनिया को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते थे जिसमें ये लोग रहा करते थे। इनके जो थॉट प्रोसेसेस थे वो हमें ओरल स्टोरीज में देखने को मिलते हैं, इसके अलावा इनके टेक्स्ट में देखने को मिलते हैं जो इनके फॉलोअर्स वगैरह लिख रहे होते थे। इसके अलावा सिर्फ टेक्स्ट और ओरल नैरेटिव्स नहीं, बल्कि हमें मॉन्यूमेंट्स और आर्किटेक्चरल फीचर्स देखने को मिलते हैं जो इन लोगों के आइडियोलॉजीज को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तो काफी एक इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है जिसमें हम बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, बहुत सारे विजुअल स्कल्पचर्स वगैरह भी देख रहे होंगे। अब एक दो चीजें हैं जो आपको इस इंट्रोडक्शन से मैं समझाना चाहता हूं। पहली चीज ये है कि आपको याद रखना है कि भाई कोई भी चीज आइसोलेशन में नहीं रहती। हमारे इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी आज की डेट में है तो पुराने टाइम पे भी थी। पिछले चैप्टर में हमने ब्राह्मण्स की बहुत सारी बात करी, तो हो सकता है किसी के दिमाग में एक इमेज बन जाए कि भाई यही लोग थे हमारी सोसाइटी में। इस चैप्टर में हम बुद्धिज्म करेंगे तो आपके दिमाग में ये इमेज नहीं बनना चाहिए कि सिर्फ ब्राह्मण्स थे या फिर सिर्फ बुद्धिज्म चल रहा था। नहीं, ये सारी चीजें एक साथ एग्जिस्ट कर रही थी हमारे इंडिया के सिनेरियो में, इसलिए आइसोलेशन में कोई भी चीज डेवलप नहीं हो रही थी, बल्कि जो अलग अलग कल्ट थे ना, अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट्स थे, ये एक साथ इमर्ज हो रहे थे, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे थे, डायलॉग कर रहे थे एंड हेंस इवॉल्व हो रहे थे। तो डिबेट और डिस्कशंस भी इस चैप्टर में हम देख रहे होंगे। एक और चीज, ये जो फिलोसोफर्स की मैंने बात करी, अगर इनके इतने सारे टेक्स्ट देखने को मिल रहे हैं, इतने सारे मॉन्यूमेंट्स देखने को मिल रहे हैं जो कहीं ना कहीं इनसे रिलेटेड है, इट ऑल्सो शोज कि इन लोगों का हमारे इंडियन थिंकिंग पे एक इम्पैक्ट था जो हमें उस टाइम से देखने को मिलता है और आज भी देखने को मिलता है। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, इससे कोई खास क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, लेकिन इस चैप्टर के लिए एक बहुत अच्छा बेस इस इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है। ये आप इमेज भी एक देख सकते हो, एक स्कल्पचर है सांची का। अगर आप सिर्फ इसको देखोगे ना और समझने की कोशिश करोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा कि ये क्या है। शेर वेर बने हुए हैं, बट क्यों? लेकिन क्यों का आंसर हमें इस चैप्टर में मिलेगा। अब हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर में भी हमें सोर्सेस देखने को मिलते हैं। अगेन आपको ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चैप्टर खत्म जब आप करोगे ना तो ये आप अपने आप ही सोर्सेस बता पाओगे कि हाँ ये सोर्सेस हमने देखे थे। लेकिन एक बार सुन लेते हैं, हम बुद्धिस्ट, जैन और ब्राह्मणिकल तीनों टेक्स्ट की बात कर रहे होंगे। अब टेक्स्ट के अलावा हम बहुत सारे विजुअल मटेरियल भी देख रहे होंगे, हमें बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स और इंस्क्रिप्शंस भी देखने को मिलेंगे। वन ऑफ द बेस्ट प्रिजर्व्ड मॉन्यूमेंट्स अगर हम बात करें इस टाइम का जो हम देखेंगे इस चैप्टर में, वो है स्तूपा एट सांची। अब स्तूपा क्या होते हैं, शायद आपने सुना होगा, इस टाइप के कुछ माउंट्स होते हैं, इस टाइप के कुछ शेप्स होते हैं जिनको बनाया जा रहा था। क्यों बनाया जा रहा था, कैसा बनाया जा रहा था, कहां कहां बनाया जा रहा था, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। सांची कहां है? सांची हमारा प्रेजेंट डे, हम कई बार सोचते हैं सांची भोपाल, बट भोपाल के विद इन नहीं है, भोपाल के एकदम पास में है हमारा सांची। अब इसको देखने के पहले ना एक बार हम इस पैराग्राफ को देखते हैं। इसका एक क्वेश्चन आता है जो ये पूरा आपसे पूछ रहा होता है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि प्रिजर्वेशन का काम कैसे हुआ सांची के, हमारे स्तूपा वगैरह का, बाकी चीजों का, या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि कौन इंटरेस्टेड था इस जगह पर, किसने टेक्स्ट लिखे, कैसे कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आपको ये पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बहुत ईजी पैराग्राफ है, इसको हम देख लेते हैं। 19th सेंचुरी में यूरोपियंस बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे हमारे सांची में बने हुए स्तूपा पे और उसके आसपास के जो चीजें बनी हुई थी उन चीजों में। अब इसके बारे में ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। पहली लाइन आप लिख के आएंगे कि जो फ्रेंच थे इन्होंने शाहजहां बेगम से परमिशन मांगी ईस्टर्न गेटवे को उठा के ले जाने की। अब शाहजहां बेगम नाम बिल्कुल नहीं भूल सकते इस चैप्टर से आप। अगेन एक
फीमेल है जो रूलिंग पावर में आ गई है, तो इसको तो एक एक्सेप्शनल केस है, आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। शाहजहां बेगम जो कि हमारी भोपाल की बेगम थी, इनसे परमिशन मांगी फ्रेंच ने कि ईस्टर्न गेटवे हमें लेके जाना है। ईस्टर्न गेटवे क्यों? क्योंकि इट वाज वन ऑफ द बेस्ट प्रिजर्व्ड गेटवे यहाँ का, जिसको ये लोग उठा के लेके जाना चाहते थे और बोल रहे थे कि फ्रांस के म्यूजियम में रखेंगे। सेम चीज इंग्लिशमैन ने भी करी। अब इसी लाइन में ऐड कर सकते हैं, दूसरी लाइन आप लिख सकते हैं कि सम इंग्लिशमैन आल्सो वांटेड टू डू द सेम थिंग, कि हमें ईस्टर्न गेटवे दे दो, हम अपने म्यूजियम में उठा के रख लेंगे। लेकिन बेगम साहिबा ने क्या बोला कि ना जी ना, हमारा जो ओरिजिनल है आप उसको वहीं पे रखे रहने दो, आप प्लास्टर कास्ट कॉपीज लेके चले जाओ। एंड हेंस इन लोगों को प्लास्टर कास्ट कॉपीज मतलब इनको रेप्लिकास दे दिए गए थे कि भाई रेप्लिका अपने म्यूजियम में रखो, जो ओरिजिनल है उसको हमें उसी जगह पर प्रिजर्व करके रखना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो हमारी शाहजहां बेगम ने यहाँ पे लिया। अब इसके बाद शाहजहां बेगम के साथ आपको उनकी बेटी जी सुल्तान जहां बेगम जो उनकी सक्सेसर थी, उनका भी नाम याद रखना है। ये दो बेगम थी जिन्होंने यहाँ भोपाल के रीजन को रूल किया, शाहजहां बेगम एंड सुल्तान जहां बेगम उनकी सक्सेसर। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि शाहजहां बेगम की सक्सेसर कौन थी, तो लिख के आएंगे सुल्तान जहां बेगम। इन लोगों ने क्या काम किया? इन लोगों ने फंडिंग दी, इन्होंने मनी प्रोवाइड किया यहाँ के एंशिएंट साइट को प्रिजर्व करवा के रखने के लिए। नो वंडर यहाँ पे फिर उसके बाद आते हैं जॉन मार्शल साहब, जिन्होंने इस जगह पर आके अपने वॉल्यूम्स वगैरह लिखे, स्टडी वगैरह की। इनका क्वेश्चन एमसीक्यू पे कई बार आ जाता है कि जॉन मार्शल ने जो सांची पे अपने वॉल्यूम्स लिखे वो किसको डेडिकेट किए, तो आप टिक करके आएंगे सुल्तान जहां को डेडिकेट किए। अगर क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा क्यों किया, तो आप लिख के आएंगे कि इन्होंने यहाँ पे म्यूजियम को फंड किया, म्यूजियम बनवाने के लिए पैसा दिया, इसके बाद यहाँ पे गेस्ट हाउस बनवाने के लिए पैसा दिया जिसमें हमारे मार्शल साहब रहते थे और वॉल्यूम्स वगैरह लिख रहे थे। फिर जब इन्होंने वॉल्यूम्स लिख लिए तो उनका पब्लिकेशन करवाने के लिए भी इन्होंने फंडिंग प्रोवाइड करी। तो नो वंडर्स इतना जब वो कर रही थी तो इन्होंने अपने वॉल्यूम जब लिखे तो इनको इन्होंने डेडिकेट किया। इसका क्वेश्चन आता है एमसीक्यू फॉर्मेट में भी और 3 मार्क के लिए भी आ सकता है, तो ये चीज आप लिख के आएंगे। अब अगर क्वेश्चन आपसे कि प्रिजर्व क्यों हो पाया यहाँ का स्तूपा, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आता है ना, तो ऊपर की डिटेल्स आप लिखेंगे, उसके बाद कंक्लूडिंग पैराग्राफ में या फिर लास्ट पॉइंट्स में आप इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे कि भाई एक चीज तो है कि यहाँ का स्तूपा सर्वाइव कर पाए इनकी अच्छी डिसीजन मेकिंग के कारण। तो पहली चीज तो डिसीजन मेकिंग हो गई, लेकिन इसके अलावा बहुत सारा गुड लक भी हमें चाहिए होता है। हो सकता है ना कि कोई रॉबर आता, कुछ चुरा के लेके चले जाता, कोई रेलवे कंस्ट्रक्शन लाइन यहाँ से बिछा दी जाती, या फिर कोई कंस्ट्रक्टर आता, उसको यहाँ का कुछ सामान अच्छा लगता, उठा के कहीं और कंस्ट्रक्शन में लगा देता, यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करा देता, कुछ भी हो सकता था। लेकिन लकीली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ये जो स्ट्रक्चर जिसकी हम पूरे चैप्टर में बात कर रहे होंगे वो सरवाइव कर पाया। ऐसे ही हम एक स्ट्रक्चर को देखेंगे जो कि इतना लकी नहीं था, जो कि सरवाइव नहीं कर पाया, लेकिन वो चैप्टर में हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा एक और चीज, ये जो सांची के हमें स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं ना इस चैप्टर में, आप आगे देखोगे कि बुद्धिज्म से बहुत ज्यादा रिलेटेड है एंड हमारी बुद्धिज्म की बहुत सारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो इनके थ्रू भी आती है। ये जो सांची का हमारा स्तूपा है जो खड़ा है आज भी, इट स्टैंड्स एज अ टेस्टिमनी, ये गवाही देता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है। अगर ये लोग प्रिजर्वेशन का काम नहीं करते तो शायद हमारे लिए खड़ा आज भी नहीं होता। अब जरा हम पीछे होके आते हैं, फिर इस इमेज को भी देखेंगे। अब ये जो एग्जर्प्ट है ना, यह ताजुल इकबाल तारीख भोपाल का, ये बेसिकली वो टेक्स्ट है जिसको हमारी शाहजहां बेगम, ये फोटो याद रख लो, वैसे बहुत इजी टू रिमेंबर है क्योंकि बहुत कम ऐसी फीमेल फिगर्स की फोटो आप देख रहे होगे पूरे हमारे तीनों बुक में मिला के। तो अगर एक फोटो ऐसी आती है जहां पे बेगम दिखती है तो याद रखना ये है कौन, हमारी शाहजहां बेगम, जिनका नाम हमने अभी याद किया। ये जो शाहजहां बेगम थी प्रिजर्वेशन का काम भी कराती थी, अच्छे कपड़े भी पहन रही है और इसके अलावा हमें देखने को मिलता है कि टेक्स्ट भी लिखवाती थी जो कि बेसिकली हिस्ट्री की, भोपाल की हिस्ट्री को रिकॉर्ड करने की कोशिश करता था। तो इसमें इन्होंने क्या लिखवाया है, इन्होंने लिखा है कि हमने सांची के कानाखेरा, सांची कानाखेरा को विजिट किया। अब सांची कानाखेरा को ही हम प्यार से सांची बुला रहे हैं, बात उसी सांची जगह की कर रहे हैं। सांची कहाँ है? भोपाल के विद इन नहीं है, प्रेजेंट डे की अगर हम बात करें तो भोपाल के पास है। यहाँ पे भी उसी चीज को एक्सप्लेन किया गया है कि अराउंड 20 मील्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ भोपाल में ये सिचुएटेड है हमारा सांची, सांची कानाखेरा, अंडर द ब्राउ ऑफ अ हिल, मतलब हिल साइड में हमारा सांची सिचुएटेड है। जिसके बारे में इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे, इन्होंने लिखा है कि हमने वहां पे विजिट किया एंड ये जो जगह है हमने भी देखी और यूरोपियंस को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। आगे वाले एग्जाम्पल में हमने पैराग्राफ में हमने देख ही लिया है कि यूरोपियंस को बहुत ज्यादा पसंद आ रही थी। अब इसके बाद इन्होंने
अगेन आपको हमारे चैप्टर नंबर 1 का याद आ जाएगी, आपको जॉन मार्शल से भी आई, अलेक्जेंडर कनिंघम नाम सुन के भी आपको चैप्टर नंबर 1 याद आएगा। इन्होंने भी यहाँ पे काम किया। इनके बारे में हमारी बेगम साहिबा ने क्या लिखा है कि भाई कनिंघम साहब यहाँ पे आए और कई दिनों तक रुके और इन्होंने अपने इन्वेस्टिगेशंस किए, डिसाइफरिंग वगैरह का काम इन्होंने यहाँ पे किया। बो शाफ्ट डाउन दीज डोम्स, मतलब कि जो डोम्स वगैरह मिल रहे थे उसमें उन्होंने ड्रिल वगैरह करके गड्ढे वगैरह किए, उनको एनालाइज करने की कोशिश करी और अपनी लैंग्वेज में इन्होंने टेक्स्ट वगैरह भी लिखा। तो ये एग्जर्प्ट हमें बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए लग रहा है, मतलब इंपॉर्टेंट इसलिए है हमारे लिए क्योंकि डायरेक्टली बेगम साहिबा ने इसको लिखवाया है। तो ये उनके माइंडसेट को और उनकी तरफ से वो कैसे हिस्ट्री को पोर्ट्रे कराना चाहती थी वो हमें इसके थ्रू पता चलता है। हालांकि इसके ऐसे कोई खास क्वेश्चन नहीं आते लेकिन बढ़िया था। अब इसको भी जरा देख लो, ये है हमारा सांची का स्तूपा जिसकी हम इस चैप्टर में बहुत बात करने वाले हैं। इसके बारे में लिखा हुआ है कि अगर आप दिल्ली टू भोपाल ट्रेन से ट्रेवल करते हैं तो वहां पे बीच में सांची स्टेशन आता है, जिसमें अगर आप गार्ड से बोलोगे कि भैया गार्ड भैया रुकवा दो गाड़ी को, तो वो थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए रुकवा देगा। आप उतर के आगे पहाड़ी चढ़ के ऊपर जा पाओगे और वहां से आप इसको देख पाओगे। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, अगर कोई कभी जाए तो कोशिश कर ले अगर मौका मिले। मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है, बट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। हालांकि ट्रेन में ना जाओ, डायरेक्टली अगर सांची जाते हो तो वहां पे आप एक्चुअल में इस जगह पर खड़े हो पाओगे और एक्चुअल में इस जगह का विजिट कर पाओगे। मेरा भी एक दोस्त है बोलना थोड़ा गलत है क्योंकि जान पहचान का एक भैया है, भैया भी नहीं है, एक दोस्त है यार, वो गया है और उस जगह पे गया, उसने फोटो वगैरह डाली तो बहुत अच्छा दिखता है एक्चुअल में। अब क्वेश्चंस हमारे सामने ये आते हैं कि क्या सिग्निफिकेंस है इस मॉन्यूमेंट की, इसको क्यों बनवाया जा रहा है, इससे हमें क्या समझना चाहिए, हमने इसको डिस्कवर कब किया और कैसे हमने डिस्कवर किया। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके दिमाग में अभी आ सकते हैं सांची के मॉन्यूमेंट को लेके। इस पूरे चैप्टर में हम इसकी आर्किटेक्चर की बात करेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, इसके बुद्धिज्म से रिलेशन की बात करेंगे। लेकिन अब पहले हम बात करते हैं उन ट्रेडिशंस की जो बुद्धिज्म के पहले भी हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में चल रहे थे। टॉपिक नंबर 2 का जो पहला ही लाइन है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन बन के भी कभी कभी आ जाता है या फिर एमसीक्यू में आ जाता है। Mid first millennium BC is often regarded as a turning point in world history। अगर MCQ में आएगा तो डेट मिसिंग रहेगी, आपको डेट मेंशन करके आनी पड़ेगी। तो डेट कौन सी है? मिड फर्स्ट मिलेनियम BCE, मतलब फर्स्ट 1000 ईयर्स ऑफ BCE का मिडिल के पीरियड की हम बात कर रहे हैं। पिछले चैप्टर में हमने 6th सेंचुरी BC की बात करी थी, लगभग उसके आसपास के ही टाइम की हम यहाँ पे भी बात कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि इसको टर्निंग पॉइंट क्यों बोला जाता है तो किस चीज को आप मेंशन करके आओगे? आपको याद रखना है ये वही टाइम पीरियड है जब पूरे अराउंड द वर्ल्ड अलग अलग थिंकर्स इमर्ज हो रहे थे। ईरान में ज़राथुस्त्र, चाइना में कॉन्गजी, ग्रीस में सोक्रेट्स, प्लाटो और अरिस्टोटल जैसे लोग, और हमारे इंडिया में महावीर और गौतम बुद्ध जैसे थिंकर्स, जिनकी हम इस चैप्टर में बहुत ज्यादा बात कर रहे होंगे। तो इसका पहला पॉइंट आप यही बना के आएंगे। अब आप ये भी लिख के आ सकते हैं कि ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग समझने की कोशिश कर रहे थे कि ह्यूमंस की एग्जिस्टेंस क्यों है, ह्यूमंस का इस कॉस्मिक वर्ल्ड के साथ, इस कॉस्मिक ऑर्डर के साथ क्या रिलेशन है, हमें कैसे एक्ट करना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए। फिर ये वही टाइम था जिस टाइम पीरियड में हमने पिछले चैप्टर में बात करी थी कि अलग अलग किंगडम्स और सिटीज इमर्ज हो रहे थे, सोशल, इकोनॉमिक और इवन पॉलिटिकल लाइफ पूरी चेंज हो रही थी हमारे गंगा वैली के रीजन की। और इस चैप्टर में, पिछले चैप्टर में हमने इससे एसोसिएटेड बहुत सारी बातें करी थी। अब इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे जो थिंकर्स थे वो भी इस डेवलपमेंट्स को, ये जो चेंजेस आए थे उसको समझने की कोशिश कर रहे थे और उनको एक्सप्रेस कर रहे थे। अब जैसे कि मैंने बोला, पहले हम प्री एग्जिस्टिंग जो हमारे ट्रेडिशंस थे उनकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ऐसा तो था नहीं कि बुद्धिज्म के पहले या फिर मिड फर्स्ट मिलेनियम BC के पहले हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कुछ चल नहीं रहा था। हमारे यहाँ पे ऑलरेडी रिलीजियस बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस थे जो कि हम ऋग्वेद से, जिसको हम समझते हैं हमारा अर्ली वैदिक ट्रेडिशन था। वैसे जब हम वर्ड कई जगहों पे आप देखोगे कि ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन से हमें ये पता चला, तो वहां पे हम ट्रेडिशन टर्म क्यों यूज कर रहे हैं, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट टर्म क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? क्योंकि टेक्स्ट एक थोड़ा सा नैरो टर्म है, ट्रेडिशन एक ब्रॉड टर्म है। ट्रेडिशंस में हम सब कुछ इंक्लूड कर लेते हैं, टेक्स्ट भी, स्टोरीज भी, बिलीफ भी, प्रैक्टिसेस भी, सब कुछ हमारे इस ट्रेडिशन टर्म में
इनकॉर्पोरेटेड है, आप समझ सकते हो। तो हमारे इंडिया में वैदिक ट्रेडिशन चल रहा था, जिसके बारे में हमें ऋग्वेद के थ्रू पता चलता है। मैंने आपको पहले भी बोला है कि ऋग्वेद की डेट आपको याद होना चाहिए, आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। इसको कंपाइल कब किया गया? 1500 से लेके 1000 बीसी के पीरियड के बीच में। अब इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? इसमें हमें हिम्स देखने को मिलते हैं इन प्रेज ऑफ, मतलब हमें मंत्र वगैरह देखने को मिलते हैं अलग अलग डाइटीज की प्रेज में। अब इसके मेजर डाइटीज कौन है, ये आपको याद रखना चाहिए। अग्नि, इंद्र एंड सोम हमारे ऋग्वेद के मेन डाइटीज हमें देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा भी हमें देखने को मिलते हैं, बट ये मेजर डाइटीज है हमारे ऋग्वेद के। अब इसमें जो हिम्स वगैरह है वो मे बी सेक्रीफाइसेस के टाइम पे चांट किए जाते होंगे, मतलब जब हवन वगैरह होते होंगे या फिर आग में जब बलि वगैरह चढ़ाई जाती होगी, किसी भी तरीके का सेक्रीफाइस होता होगा, तब इन हिम्स को शायद चांट किया जाता होगा। अब इसमें पीपल क्या प्रे करते थे? कॉमन सेंस की बात है, कैटल्स के लिए, सन के लिए, गुड हेल्थ के लिए, लॉन्ग लाइफ के लिए, ऐसी किसी भी चीज के लिए लोग सेक्रीफाइसेस वगैरह के टाइम पे भगवान से प्रे किया करते होंगे। ऐसे ही एग्जाम्पल हमें यहाँ पे साइड में देखने को मिल रहा है हमारे ऋग्वेद का। इसमें अग्नि देवता से, आग के देवता से, जिसको मे बी हवन के टाइम पे जब आग लगती होगी तो इन्वोक किया जाता होगा, उनसे मांगा जा रहा है कि भाई सब कुछ अच्छा अच्छा हमारे लिए हो जाए। इसके बाद एक चीज आपको, अब ये रटने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि ऋग्वेद में स्पेशली अर्लियर पीरियड्स में हमें जो संस्कृत देखने को मिलती है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट संस्कृत थी। तो इसकी जो हम संस्कृत बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वैदिक संस्कृत। ये वो संस्कृत थी जो काफी ज्यादा डिफिकल्ट थी, एंड मे बी सिर्फ ओरली हमारे जो प्रीस्ट फैमिली के लोग थे, जो हाई क्लास के ब्राह्मण्स वगैरह थे, सिर्फ उनको पढ़ाई और सिखाई जाती होगी। अब यहां से आपको क्या याद रखना है, इस पूरे हमारे टॉपिक नंबर 2.1 का एक क्वेश्चन निकल के आता है 3 मार्क का। वो पूछता है कि सैक्रिफिशियल ट्रेडिशंस, मतलब हमारे जो वैदिक ट्रेडिशंस वगैरह थे, उनके बारे में आप क्या समझते हैं, वो एक्सप्लेन करें। तो पहले आप ये चीज एक्सप्लेन कर देंगे, उसके बाद आप लिखेंगे कि जो अर्लियर सैक्रिफाइसेस परफॉर्म किए जाते थे वो कलेक्टिवली परफॉर्म कराए जाते थे। लेकिन 1000 बीसी से 500 बीसी के बाद के टाइम पीरियड्स में हमें देखने को मिलता है कि हेड्स ऑफ द हाउस होल्ड्स भी, मतलब किसी भी एक हाउस का कोई हेड है, मान लेते हैं मैं घर का मुखिया हूं, तो मैं भी ऐसे सेक्रीफाइसेस वगैरह अपने खुद के घर के लिए परफॉर्म करवाने लग गया। तो ये टाइम पीरियड आप याद रखेंगे, इसका एमसीक्यू बन सकता है। इसके बाद आपको याद रखना है कि इलेबोरेट सेक्रीफाइसेस के एग्जांपल्स क्या थे, जैसे कि राजसूय यज्ञ या फिर अश्वमेध यज्ञ। राजसूय यज्ञ कब कराया जाता था? कोई राजा बनता था तब। अश्वमेध कोई राजा अपनी डोमिनेंस को दिखाने के लिए। आप इसका डिस्क्रिप्शन आपसे नहीं पूछा जाएगा, बट इसके बारे में क्या स्टोरी है कि बेसिकली जो राजा होता था वो अपने डोमिनेंस दिखाने के लिए घोड़ा छोड़ देता था, फिर जो भी उसको पकड़ता था उससे वो लड़ाई करने जाता था, उसको हरा देता था, अपनी डोमिनेंस को स्टैब्लिश करने के लिए ऐसी चीजें हो रही होती थी। तो ये 2 नेम्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, जो आप इसके एग्जाम्पल में यहाँ पे लिख के आ सकते हैं। अब इस टॉपिक से एक और चीज है जो हमें समझ में आती है, वो ये है कि ब्राह्मण्स की इंपॉर्टेंस सोसाइटी में अभी भी चल रही थी, कि भाई ये सारी चीजें कराने के लिए जो किंग्स हैं, जो चीफ्स हैं, वो किस पे डिपेंडेंट है? वो सोसाइटी के ब्राह्मण्स पे डिपेंडेंट है। तो ब्राह्मण्स का भी रोल हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं उपनिषद्स की। उपनिषद्स की मेंशनिंग मैंने चैप्टर नंबर 2 या 3 में भी करी थी। मैंने आपको बताया था कि इनका टाइम पीरियड भी हम देखेंगे। तो टाइम पीरियड आपको याद रखना है 6th सेंचुरी बीसी ऑनवर्ड जो हमें उपनिषद्स देखने को मिलते हैं। इनमें हमें देखने को मिलता है कि अलग तरीके के क्वेश्चंस को डिस्कस किया जा रहा है। क्या हमारी डेथ के बाद भी कुछ लाइफ आफ्टर डेथ है? क्या रीबर्थ का कॉन्सेप्ट सही है या नहीं है? लोग क्यूरियस थे मीनिंग ऑफ लाइफ को समझने के लिए। लोग क्यूरियस थे हमारे एक्शंस किस तरीके से होना चाहिए, हमारे यहाँ पे अल्टीमेट रियलिटी क्या है, गॉड क्या है, इस टाइप की चीजों को समझने के लिए लोग क्यूरियस थे। एंड हेंस हमें उपनिषद्स में इस टाइप के जो टॉपिक्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। यही चीज हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सिर्फ संस्कृत टेक्स्ट में नहीं हो रही थी, बल्कि बाकी जो ट्रेडिशंस के लोग थे वो भी इस टाइप के क्वेश्चंस को अब हमारे यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। एंड हेंस सिर्फ वैदिक ट्रेडिशन में नहीं, बल्कि बाहर के जो लोग थे, मतलब अदर ट्रेडिशन वाले लोग थे, वो भी इस टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। बहुत सारे लोग अल्टीमेट रियलिटी को डिस्कस कर रहे थे कि क्या सिर्फ एक अल्टीमेट रियलिटी है, क्या ब्राह्मण्स या फिर वैदिक ट्रेडिशन में जैसे बताया जा रहा है वो ही सच है, वो ही भगवान है, या फिर कुछ और भी हो सकता है। तो इस तरीके के अलग अलग क्वेश्चंस थे जो अब डिस्कस किए जा रहे थे। बहुत
सारे लोग तो ऐसे भी थे जो इन सैक्रिफिशियल ट्रेडिशंस को, जो हमारे ब्राह्मणिकल वैदिक ट्रेडिशंस वगैरह है, उनको भी चैलेंज कर रहे थे। मान लेते हैं यहाँ से क्वेश्चन आता है यही कि क्या वैदिक ट्रेडिशंस को क्वेश्चन किया जा रहा था सोसाइटी में या नहीं किया जा रहा था, तो उसको आप किस तरीके से आंसर करोगे वो आप यहाँ पे देखोगे। आप लिख सकते हो कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट के थ्रू हमें समझ में आता है कि भाई हाँ, डिस्कशंस हो रहे थे, डिबेट्स हो रहे थे और इन ट्रेडिशंस को चैलेंज किया जा रहा था। एक एमसीक्यू बनता है कि अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट कितने सेक्ट या फिर स्कूल्स ऑफ थॉट्स की मेंशनिंग हमें देखने को मिलती है। तो आप ये याद रखेंगे, ये गुरु भैया का फेवरेट लकी नंबर है, लकी नंबर गुरु भैया का 64। तो ये आप एमसीक्यू में टिक करके आएंगे। अब सेक्ट मतलब क्या? सेक्ट मतलब अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट, अलग अलग कल्ट, अलग अलग थिंकिंग्स हमें आप सोसाइटी में देखने को मिल रही थी। तो 64 ऐसे सेक्ट या फिर 64 ऐसे स्कूल्स ऑफ थॉट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। अब इसमें हो क्या रहा था इस टाइम पीरियड में, बहुत सारे अलग अलग फिलोसोफर्स, बहुत सारे अलग अलग टीचर्स थे जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे और अपनी थिंकिंग के बारे में, अपनी आइडियोलॉजी लोगों को समझाते थे। एंड ले पर्सन्स मतलब जो ऑर्डिनरी सिटीजन होते थे उनको अपना ज्ञान बिखेरते थे और उनको अपनी फॉलोइंग में लेने की कोशिश कर रहे होते थे। यहाँ पे एक और चीज बताई गई है, बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट भी है। मान लेते हैं ये एक टीचर है, मान लेते हैं ये दूसरा टीचर है, इसकी इतनी फॉलोइंग है, इसकी इतनी फॉलोइंग है, इन लोगों की डिबेट होती है और इस बंदे ने इसको कन्विंस कर लिया कि भाई इसकी आइडियोलॉजी जो है वो ज्यादा बेटर है, तो ये भी हो सकता है इसका फॉलोअर बन जाए और ये सारे जो फॉलोअर्स हैं वो अब इस बंदे के फॉलोअर बन जाए। तो इस तरीके से किसी की भी फॉलोइंग इस टाइम पीरियड में, किसी की भी इंपॉर्टेंस ग्रो कर सकती थी, किसी का भी सेक्ट ग्रो कर सकता था और छोटा भी हो सकता था, क्योंकि इस टाइम पीरियड में हमें देखने को मिलता है कि बहुत ज्यादा इन लोगों के बीच में डिस्कशंस और डिबेट्स वगैरह हो रहे थे। अब एक क्वेश्चन जो यहीं से बनता है कि भाई कहां पे होते थे इतने सारे डिबेट वगैरह, तो आपको याद रखना ये टर्म एमसीक्यू में कई बार आ जाता है। तो ये डिबेट्स वगैरह होते थे कुटागरशाला में। हो सकता है एमसीक्यू आपसे कुटागरशाला का लिटरल मीनिंग पूछ ले, तो आप लिखेंगे एक हट विथ अ पॉइंटेड रूफ, जहां पे डिबेट्स वगैरह होते थे। इसके अलावा डिबेट्स वगैरह ग्रुप्स वगैरह में भी हो सकते थे कि भाई मैं एक टीचर हूं, मैं ट्रेवल कर रहा हूं, तो मुझे कोई पेड़ वगैरह की छाया मिली, वहीं पे मैं रुक गया, वहीं पे मैं हॉल्ट करने लग गया। हॉल्टेड मतलब कि वहीं पे मैं थोड़ी देर के लिए ठहर गया, तो वहां पे भी डिबेट्स और डिस्कशंस वगैरह हो जाते थे। मेंडिकेंट टर्म हमने चैप्टर नंबर 2 में देखा था या 3 में देखा था। मेंडिकेंट मतलब उन्हीं सेंट्स की हम बात कर रहे हैं जो टीचर्स वगैरह अक्सर मेंडिकेंट्स बन जाते थे, भिक्खूस और भिक्खुनीज वगैरह बन जाते थे एंड आर्म्स वगैरह में जीने लग जाते थे, या फिर सेंट्स बन जाते थे, रेनाउंसर्स बन जाते थे, जिनके लिए हम यहाँ पे टर्म देख रहे हैं मेंडिकेंट। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये आप लिख के आएंगे कि भाई अगर आपने अपने राइवल को कन्विंस कर लिया आपकी फिलॉसफी के बारे में, तो उसके जो फॉलोअर्स हैं, जिसके लिए हम यहाँ पे टर्म याद रखेंगे डिसाइपल्स, तो उसके जो डिसाइपल्स हैं वो भी आपके हो सकते हैं। तो क्वेश्चन कई बार यही आ जाता है, इस लाइन से डायरेक्टली क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि भाई सपोर्ट फॉर अ पर्टिकुलर सेक्ट कुड ग्रो और श्रिंक ओवर टाइम, एक्सप्लेन। तो इसमें आप ऊपर वाला जो पूरा पॉइंट है वो एक्सप्लेन करेंगे। अगर क्वेश्चन ये नहीं आता है तो ये जो लाइन है आपका कंक्लूडिंग पॉइंट बन सकता है। इसके बाद हम इतने सारे हम अलग अलग सेक्ट की बात कर रहे हैं, अलग अलग टीचर्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जो टीचर्स हैं वो हैं हमारे महावीर और हमारे गौतम बुद्ध। ये भी वो लोग थे और अलग अलग टीचर्स भी थे जिन्होंने अथॉरिटी ऑफ वेदास को चैलेंज किया। इन्होंने सैक्रिफिशियल ट्रेडिशंस के जो आइडियोलॉजीज थे, जो आइडियाज थे, उनको चैलेंज करना चालू किया। इन लोगों की मेन आइडियोलॉजी क्या थी? ये लोग मेन फोकस दे रहे थे इंडिविजुअल एजेंसी को, कि भाई खुद के जो एफर्ट्स होते हैं, खुद के जो एक्शंस होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किस सोशल ऑर्डर में बर्थ ले रहे हो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आप कैसे एक्शंस कर रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब ये नए टीचर्स क्या सजेस्ट कर रहे थे कि मैन एंड वीमेन कोई भी हो, आप ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस के थ्रू, आप इस वर्ल्ड में अपने एक्शंस के थ्रू, अपने स्ट्रगल्स के थ्रू आप सेल्वेशन, आप लिबरेशन को अटेन कर सकते हो, मुक्ति प्राप्त कर सकते हो, सेल्वेशन अटेन कर सकते हो, फ्रीडम अटेन कर सकते हो। तो इन लोगों का कहना ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी के एकदम अगेंस्ट में था। ब्राह्मण्स बोलते थे कि भाई आपका जो बर्थ है, बाय बर्थ जो स्टेटस है वो इंपॉर्टेंट है, आपको ब्राह्मण्स के थ्रू कुछ भी अटेन करना पड़ेगा। अगर आप हाई क्लास में हो तो ही आप कर सकते हो और ब्राह्मण्स के थ्रू ही आप गॉड से कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन अब ये लोग इस चीज को एकदम रिजेक्ट कर रहे थे कि भाई बाय बर्थ जो स्टेटस डिटरमिन्ड है वो एकदम ऐसा नहीं है कि वो रिजिड है, ऐसा नहीं है कि उसको हम चेंज नहीं कर सकते। आपका कास्ट और जेंडर का रोल है, उसको भी ये नए टीचर्स एकदम से चैलेंज कर दे रहे थे। अब यहाँ पे हम
उपनिषद के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसमें हमारे ऊपर लिखा हुआ है कि सेल्फ ऑफ माइंड विद इन हार्ट इज स्मॉलर, एक ग्रेन से भी स्मॉलर है, और नीचे की लाइन में उसमें लिखा हुआ है कि सेल्फ ऑफ माइंड विद इन हार्ट इज लार्जर देन द वर्ल्ड। तो इस तरीके के फिलोसफिकल टेक्स्ट हमें टॉपिक्स हमें उपनिषद में देखने को मिल जाते हैं। फिर यहाँ पे विंड के बारे में लिखा हुआ है कि विंड एक सेक्रीफाइस के जैसे है जो कि हर एक चीज को प्योरीफाई कर देती है, तो श्योरली इट इज अ सेक्रीफाइस। तो इस टाइप के कुछ डीपर मीनिंग्स की चीजों को इन उपनिषद में डिस्कस किया जा रहा था। फिर अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स पे आ रहे हैं जिसको आपको सुनना बहुत अच्छे से है। बुद्धा जितनी भी चीजें बोलते थे वो ओरली बोलते थे। उस टाइम के ज्यादातर जो टीचर्स होते थे ट्रेवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह और लिखते नहीं थे, बल्कि लोगों को सुनाते थे। अपनी जो भी अंडरस्टैंडिंग होती थी, अपनी जो भी टीचिंग्स वगैरह होती थी, वो ओरल नरेट करते थे। हेंस बुद्धा के टाइम पीरियड में हमें उनके कोई भी टेक्स्ट देखने को नहीं मिलते। ज्यादातर जो उनके टेक्स्ट थे उनके डेथ के बाद लोगों ने लिखे थे, उनके डिसाइपल्स वगैरह ने इसको लिखा था। अभी तक तो ठीक था। अब यहां से इस चीज को बहुत अच्छे से सुनो, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। त्रिपिटका का मतलब अगर लिटरल मीनिंग पूछा जाता है तो आप टिक करके आएंगे 3 बास्केट्स। बेसिकली हमारे गौतम बुद्ध की डेथ के बाद जो सीनियर मॉन्क्स थे हमारे वैशाली के, उनके काउंसिल ने डिसीजन लिया कि भाई ये अलग अलग हमारे जितने भी टेक्स्ट है इनको हम कंपाइल करेंगे। बहुत सारे डिसाइपल्स ने टेक्स्ट वगैरह लिख दिए थे गौतम बुद्ध के लिए। तो इन टेक्स्ट को 3 अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया। इसमें से पहली कैटेगरी आती है हमारी विनय पिटका, जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस डाले गए मॉन्क्स के लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेंगे। अब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे हम चैप्टर में थोड़ा आगे जाके, लेकिन विनय पिटका से याद रखना रूल्स एंड रेगुलेशन। सुत्ता पिटका का नाम हमने पिछले चैप्टर में भी सुन लिया था। इसमें हमें सारी गौतम बुद्ध की टीचिंग्स देखने को मिल जाती है। एंड तीसरा हमारा आता है अभिधम्म पिटका, जिसमें हमें फिलोसफिकल मैटर के टेक्स्ट देखने को मिल जाते हैं। एक चीज याद रखना, जब मैं बोलूंगा सुत्ता पिटका तो वही संगम टेक्स्ट, जैसे कि संगम टेक्स्ट मतलब कोई एक टेक्स्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं, वैसे ही सुत्ता पिटका मतलब कोई एक बुक की हम बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि सारे वो ऐसे टेक्स्ट जिसमें हमें गौतम बुद्ध की टीचिंग्स देखने को मिलती है उनको ऐड किया गया था हमारी सुत्ता पिटका में। तो आपको क्या क्या याद रखना है, ये चीज और ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। अब इसके बाद भी कुछ चीजें हैं लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार फटाक से सुन लो। अब बुद्धिज्म बाकी जगहों पे फैलना चालू किया, फॉर एग्जांपल श्रीलंका में, तो वहां पे भी हमें दीपवंश और महावंश जैसे टेक्स्ट देखने को मिल जाते हैं। इनका लिटरल मीनिंग भी बताया गया है, क्रॉनिकल ऑफ द आइलैंड एंड द ग्रेट क्रॉनिकल, लेकिन ये आज तक ऐसे पूछा नहीं गया है। अगर बाय चांस एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है तो आपने सुन लिया है, आप इसको टिक लगा के आ जाना। इसके अलावा हमें बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट देखने को मिलते हैं जिसमें बुद्धिज्म में जिसमें गौतम बुद्ध की बायोग्राफी मेंशन की गई है, बायोग्राफी को लिखा गया है। अब ज्यादातर जो हमें अर्लियर टेक्स्ट, मैंने पहले भी बताया है कि बुद्धिज्म के टेक्स्ट हमें ज्यादातर पाली में देखने को मिलते हैं, लेकिन लेटर कॉम्पोजिशन हमें संस्कृत में भी देखने को मिल जाती है। इसके बाद ईस्ट एशिया के रीजन में हमारा बुद्धिज्म पूरा फैला, तो हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे बाहर के लोग थे जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट को पढ़ने के लिए इंडिया आ रहे थे। नाम हम पहले भी सुन चुके हैं, फाशियान और शुआनजांग, ये लोग आए थे हमारे इंडिया में और फिर इंडिया आके हमारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट को यहाँ से उठा के लेके चले गए और फिर अपने ट्रांसलेशंस वगैरह करने लगे, उनको स्टडी वगैरह भी करने लगे। तो हमें इसलिए हमारे इंडिया के टेक्स्ट चाइना के रीजन में भी देखने को मिल जाते क्योंकि उनको लेके जाया गया था। इसके अलावा ऐसे ही हमें बहुत सारे टेक्स्ट अलग अलग जगहों पर मिल रहे होते हैं, तो इसलिए बुद्धिज्म की जो पूरी थिंकिंग थी वो अलग अलग जगह पर फैली। बहुत सारे टेक्स्ट तो ऐसे भी बाहर पहुंचे कि इंडिया के जो स्कॉलर्स थे वो बाहर टेक्स्ट को लेके जाते थे। क्यों? क्योंकि आइडियाज को डिसेमिनेट करना था, आइडियाज को फैलाना था, इसलिए इंडिया के टेक्स्ट ऐसे भी बाहर गए। ऐसे ही प्रेजेंट डे में हमें अलग अलग लैंग्वेजेस में पाली, संस्कृत, चाइनीज, तिब्बतन टेक्स्ट में बुद्धिस्ट टेक्स्ट के ट्रांसलेशंस वगैरह देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे हमें एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट ही देखने को मिल रहा है लेकिन संस्कृत में। अब इस बॉक्स से आपको समझ में आएगा जो हमने अलग अलग सेक्ट की बात करी थी, कैसे ये अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट्स होते थे। इस ओकेशन इस जगह पर हमारे किंग अजात शत्रु जो थे उन्होंने बुद्धा को विजिट किया था। वो बता रहे थे कि एक मखाली गोसाला नाम के एक टीचर है जिन्होंने उनको ये चीज बताई थी। उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप अच्छे कर्म करो तो अच्छे कर्म आपके एक्यूमुलेट होंगे या फिर आपके जो पाप वगैरह है वो धुल जाएंगे अच्छे कर्मों से। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब फालतू बातें हैं। हमें
जितना पेन मिलना है उतना मिलेगा, जितना हमें सुख मिलना है उतना मिलेगा, जितना दुख मिलना है मिलेगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते अपने अच्छे या बुरे कर्मों से। तो एक आइडियोलॉजी हमें देखने को मिल जाती है। फिर एक दूसरे फिलोसोफर है अजीता केस काम्बलिन, इन्होंने क्या बताया कि ऐसी कोई चीज नहीं होती कि सेक्रीफाइस करो या फिर डोनेशंस करो, ये करो, आर्म्स दो, ये सब कुछ नहीं होता है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि आफ्टर बर्थ कुछ होगा, नहीं, ऐसा है कि हमारी जो बॉडी है वो इतने अलग अलग एलिमेंट से बनी है, तो हमारी बॉडी का जो अर्थ पार्ट है वो अर्थ में मिल जाएगा, डेथ के बाद विंड एयर पार्ट विंड में मिल जाएगा, सेंसेस स्पेस में मिल जाएंगे, फ्लूइड वाटर में मिल जाएगा, हीट फायर में मिल जाएगी, और खत्म। आफ्टर लाइफ वगैरह कुछ नहीं होता। तो ये मत सोचो कि आप ऐसा करोगे तो आफ्टर लाइफ में बेटर होगा, सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करोगे तो बेटर होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये अलग अलग थिंकिंग्स हमें देखने को मिलती है अलग अलग टीचर्स की। तो यहाँ पे हमें टर्म देखने को मिलते हैं। पहला जो ग्रुप ऑफ थिंकिंग था वो थिंकिंग बिलोंग करता था आजीविका सेक्ट को। इस टर्म को अभी सुन लो, आगे भी हम इनकी बात थोड़ी सी करेंगे, इसी चैप्टर में करेंगे कि एक और चैप्टर में करेंगे, मुझे याद नहीं आ रहा, बट कहीं तो भी आजीविका की थोड़ी सी बात करेंगे। अब इनको क्या बुलाया जाता है? इनको बुलाया जाता है फैटलिस्ट, जो मानते हैं कि हर चीज प्री डिटरमिन्ड, आप एक्शन कुछ भी करो, दुख आपको मिलेगा, सुख आपको मिलेगा, हर चीज प्री डिटरमिन्ड है, ये मानते हैं हमारे फैटलिस्ट। ये जो दूसरा हमारा ग्रुप है ये है हमारे लोक्यात ट्रेडिशन के, इनको हम बुलाते हैं मटीरियलिस्ट। अब ऐसे हमें अलग अलग बहुत सारे सेक्ट देखने को मिल जाते हैं जो अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग को एक्सप्लेन कर रहे थे। लेकिन अब सैड पार्ट इनका ये है कि हमें इनके खुद के ज्यादा ऐसे एग्जाम्पल देखने को नहीं मिलते। इनका जो टेक्स्ट था वो सर्वाइव हमारे पास नहीं कर पाया, हमें बाकी लोगों के टेक्स्ट के थ्रू इनके बारे में पता चलता है। इस चैप्टर में ना दो टॉपिक हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनमें से पहला टॉपिक है ये हमारा जैन फिलॉसफी का पूरा टॉपिक। अब आपने सुना होगा महावीर जी का नाम, हमारे जितने भी जैन हैं उनको ये पूरा टॉपिक जो है वो पहले से ही पता होगा, बाकी लोग इसको अच्छे से सुन लो। हमारा जो जैन फिलॉसफी था वो महावीर जी के बर्थ के पहले से ही हमारे नॉर्थ इंडिया में एग्जिस्ट कर रहा था। लेकिन हमारे जैन ट्रेडिशन में महावीर जी का इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है, इसलिए इनका नाम जो है आपने सबने सुना भी होगा। इनका जो बाय बर्थ नेम है ये एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, तो आप टिक करके आएंगे। इनका बाय बर्थ नेम था वर्धमान। इनका बर्थ हुआ 6th सेंचुरी बीसी के टाइम पीरियड में। अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशंस बताया जाता है कि इनके पहले भी हमारे 23 जैन टीचर्स थे जो ऑलरेडी जैन फिलॉसफी को टीच कर रहे थे, एक्सप्लेन सोसाइटी को कर रहे थे। तो इसका क्वेश्चन दो तरीके से आ जाता है कि महावीर के पहले कितने टीचर्स थे, तो ही वाज प्रिसीडेड बाय 23 टीचर्स। या फिर क्वेश्चन पूछ लेता है महावीर जी कौन से नंबर के टीचर थे, तो आपको टिक करके आना है 24th नंबर के टीचर थे, प्रिसीडेड बाय 23 एंड ही वाज 24th टीचर। अब टीचर को यहाँ पे हमें बोला जाता है तीर्थांकर। तो टीचर के लिए जो टर्म है तीर्थांकर, ये आप याद रखेंगे। तीर्थांकर का लिटरल मीनिंग पूछा जाता है तो टिक करके आइएगा कि वो लोग who guide men and women across the river of existence। बेसिकली इस पूरी फिलॉसफी को जो लोग हमारे यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे थे। अब क्वेश्चन आता है कि भाई जैन फिलॉसफी थी क्या, तो उसमें आप क्या लिख के आओगे? तो जैन फिलॉसफी में आप लिख के आओगे इस पूरे पैराग्राफ को, जिसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर पाओगे, इसको आपको एज इट इज ही लिख के आना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत अच्छे से इसको सुन लो। वन ऑफ द मेन आइडियाज हमारे जैनिज्म का था कि एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड, मतलब कि हर एक चीज में लाइफ है, चाहे स्टोन्स हो, रॉक्स हो, वाटर हो, हर एक चीज में लाइफ है। फिर दूसरा हमें एक बहुत, इसको आप लिख सकते हैं, जितनी भी चीज को मैं पर्पल उससे मार्क कर रहा हूं, इसको आप अपनी कॉपी में इन टर्म्स को लिख सकते हैं। एनिमेटेड लिख लिया, नॉन इंजरी लिख लिया। नॉन इंजरी किसको? नॉन इंजरी टू लिविंग बींग्स, स्पेशली ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स को आपको किसी भी तरीके से हार्म नहीं करना। ये एक बहुत सेंट्रल कॉन्सेप्ट है हमारी जैन फिलॉसफी का। हमारा अहिंसा का जो कॉन्सेप्ट है ना कि भाई आपको किसी को भी हार्म नहीं करना है, इसने सिर्फ जैनिज्म में नहीं बल्कि हमारी पूरी इंडियन थिंकिंग में एक बहुत ज्यादा इम्पैक्ट छोड़ा है। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू जैन टीचिंग्स हमारा जो साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ है इज शेप्ड थ्रू कर्मा, मतलब आपको सही कर्म करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे ही आपका साइकिल ऑफ बर्थ और रीबर्थ पूरा शेप होगा एंड फाइनली आपको मोक्ष मिलेगा जब आपको वापस से इस जगह पर रीबर्थ नहीं लेना पड़ेगा। असेप्टिसिज्म एंड पेनेंस, ये दो ऐसे टर्म है जो आप एकदम से रट ही लें और आप इसको लिख भी सकते हैं, आपको कई जगहों पे यूज करना पड़ेगा। असेप्टिसिज्म मतलब एक रिनाउंसर की जिंदगी जीना, एक बहुत सिंपलिस्टिक लाइफस्टाइल जीना, कि आप वर्ल्डली प्लेजर्स में नहीं घुस रहे हो बल्कि एक सिंपलिस्टिक लाइफ
को जी रहे हो। पिनेंस करना मतलब हार्डशिप्स प्रोवाइड करना बॉडी को, चाहे वो फास्ट के थ्रू हो या फिर किसी और चीज के थ्रू हो, इसको हम बोलते हैं पिनेंस करना। तो जैन फिलॉसफी के अकॉर्डिंग asceticism एंड पिनेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है खुद को इस साइकिल ऑफ कर्मा, इस साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ से फ्री कराने के लिए। तो ये जो asceticism एंड पिनेंस टर्म है, इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। जैन फिलॉसफी में क्लियर चीज समझ में आ गई कि वर्ल्ड को रिनाउंस करना मतलब चीजों को त्यागना बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एंड एक मोनास्टिक एग्जिस्टेंस ही आपको फ्रीडम दिला सकती है। मोनास्टिक एग्जिस्टेंस मतलब कि आप इस वर्ल्ड के मटीरियलिज्म में नहीं घुसे हुए हो, बल्कि इनको त्याग करके आगे बढ़ रहे हो। जैन फिलॉसफी में अब यहाँ पे टर्म यूज किया गया सेल्वेशन, इसके लिए आप लिबरेशन टर्म यहाँ पे यूज कर सकते हैं, सेल्वेशन टर्म यूज कर सकते हैं, मुक्ति से आप इसको समझ सकते हैं। मुक्ति लिख के मत आना, आपको टर्म ऐसे यूज करने पड़ेंगे तभी आपको फुल मार्क्स मिल रहे होंगे। जैन मंक्स एंड नन्स जो होते हैं वो 5 वाउस लेते हैं। वैसे 5 नंबर भी बहुत क्रेजी नंबर है, क्योंकि 5 वाउस हमें जैन में भी देखने को मिलेंगे, इस्लामिक वाले चैप्टर में भी देखने को मिलेंगे। कई जगहों पे आप देखोगे कि 5 ही वाउस लिए जाते हैं। 5 वाउस मतलब कि 5 शपथ ली जाती है कि भाई टू एब्सटेन फ्रॉम किलिंग, स्टीलिंग एंड लाइंग, कि मारेंगे नहीं, चुराएंगे नहीं, झूठ नहीं बोलेंगे। टू ऑब्जर्व सेलिबसी मतलब कि कोई सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं रखेंगे किसी भी तरीके का, एंड टू एब्सटेन फ्रॉम पोजेसिंग प्रॉपर्टी, की प्रॉपर्टी को भी पोजेस नहीं करेंगे। तो ये जो पूरी जैन थिंकिंग थी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी इस चैप्टर की। एंड अगर ये इमेज आती है तो याद रखना एक तीर्थंकर की हमें इमेज देखने को मिलती है मथुरा की। जैसे कि हमने बात करी कि बुद्धिज्म में बुद्धा के टेक्स्ट वगैरह लिखे गए थे उनके डिसाइपल्स के थ्रू, यहाँ पे हमें जैनिज्म में भी यही चीज देखने को मिलती है कि जो डिसाइपल्स वगैरह थे वो बहुत सारे टेक्स्ट वगैरह को लिख रहे थे, आइडियाज वगैरह को प्रमोट कर रहे थे। इसको अगर आप चाहें तो पॉज करके पूरा पढ़ सकते हैं। इसमें एक राजा की रानी जी उनसे बोल रहे हैं कि भाई कितना भी लैंड तुम पोजेस कर लो, पैसा रख लो, इससे कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें एक्चुअल लाइफ में ग्रो करना है, एक्चुअल तुम्हें फ्रीडम चाहिए इस वर्ल्ड से, तो तुम्हें इन सब चीजों को रिनाउंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बेसिकली जो जैन आइडियाज है उनको वो अपने राजा जी को समझा रही थी। इसके बाद ये लास्ट जो पैराग्राफ है, छोटा सा पैराग्राफ है, इसको आप एज ए कंक्लूडिंग पैराग्राफ यूज कर पाएंगे अलग अलग आंसर्स में। इसमें आपको क्या याद रखना है कि जैनिज्म भी बुद्धिज्म की तरह अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया में फैला। इनका जो लिटरेचर था वो भी अलग अलग लैंग्वेज जैसे कि प्राकृत, संस्कृत और तमिल में लिखा जा रहा था। फॉर सेंचुरीज हमारा बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो थे वो भी एज मैन्युस्क्रिप्ट्स मतलब हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स की तरह अलग अलग जगहों पर प्रिजर्व किए जा रहे थे। एंड सेम चीज हुई हमारे जैनिज्म में भी, जिनके मैन्युस्क्रिप्ट्स अलग अलग लाइब्रेरीज में, अलग अलग जो टेम्पल्स के साथ जो लाइब्रेरीज बनाई जा रही थी उनमें उनको प्रिजर्व करके रखा जा रहा था। बहुत सारे हमें स्टोन स्कल्पचर्स भी देखने को मिलते हैं। एक हमने अभी इमेज देखी, उस टाइप का हमें बहुत सारे स्कल्पचर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं जो कि जैन ट्रेडिशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, जिनको प्रिजर्व करके रखा जा रहा था। तो बहुत सारे डिवोटीज वगैरह थे जो इनको बनवा दे रहे थे। अब ऐसा ही एग्जांपल हमें देखने को मिल रहा है जैन मैन्युस्क्रिप्ट का, जैसा हमने एग्जांपल बुद्धिज्म में भी देखा था। अब जैसे कि मैंने बोला 2 टॉपिक है जो इस चैप्टर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक टॉपिक हमारा खत्म हो गया है, उसका एक 8 मार्क का क्वेश्चन आएगा जो पूछेगा आपसे पूरी जैन फिलॉसफी को एक्सप्लेन करो, तो पूरे पैराग्राफ को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब हम बढ़ते हैं इस दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो कि है हमारा बुद्धिज्म से रिलेटेड। अब इसके 2 8 मार्क के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। पहला 8 मार्क का क्वेश्चन है जो आपसे यहाँ की पूरी डिटेल पूछता है, दूसरा 8 मार्क का क्वेश्चन आगे की पूछता है। तो यहां से हम देखना चालू कर लेते हैं। अब वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल टीचर्स जो इस टाइम के हमारे थे उनमें से एक थे हमारे गौतम बुद्ध। इनका भी जो मैसेज था वो सिर्फ इंडिया में नहीं रुका बल्कि हमारे पूरे सब कॉन्टिनेंट में फैला, उसके आगे भी बहुत जगहों पे फैला। सेंट्रल एशिया में, हमारे सेंट्रल एशिया से चाइना, कोरिया, जापान तक फैला। श्रीलंका से हमारे म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया तक फैला। ये चीज हमें देखने को मिल जाती है। वैसे ये जो डिटेल है ना, ये बहुत बार ऐसे क्वेश्चन में तो नहीं पूछी जाती कि कहाँ कहाँ फैला, लेकिन अगर आपको याद है तो आप एक आंसर में इसको एज अ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ यूज कर पाएंगे। अब क्वेश्चन ये पूछता है कई बार आपसे कि बुद्धिस्ट टीचिंग्स के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, तो हमें बहुत सारे टेक्स्ट मिले हैं जिनको केयरफुली लोगों ने एडिट किया है, ट्रांसलेट किया है, एनालाइज किया है हमारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जिनके थ्रू हमें इनकी पूरी टीचिंग्स के बारे में पता लगता है। अब हमारे जो हिस्टोरियंस हैं वो बुद्धा की लाइफ को स्टडी करते हैं हेजियोग्राफीज के थ्रू। अब हेजियोग्राफी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको पता ही होना चाहिए। इसका एमसीक्यू में अगर क्वेश्चन आता है तो आप टिक करके आएंगे। हेजियोग्राफी मतलब बायोग्राफी ऑफ अ सेंट और रिलीजियस लीडर। मान लेते हैं
मैं हूं, मैंने अपनी आइडियोलॉजी दे दी, देविज्म फैला दिया तुम लोगों के ऊपर, और तुम लोगों ने मेरी बायोग्राफी वगैरह लिखी, तो उसको हम बोलेंगे देव की हेजियोग्राफी, क्योंकि मेरे बारे में तुमने इसको लिखा हुआ है। हेजियोग्राफीज में हमें अक्सर देखने को मिलता है कि मेरे टाइम पीरियड में इसको नहीं लिखा जाएगा, लेकिन मेरी डेथ के बाद जो मेरे फॉलोअर्स वगैरह है वो शायद इसको कंपोज वगैरह कर रहे होंगे। एक और चीज याद रखना है कि हेजियोग्राफीज लिटरली एक्यूरेट कभी भी नहीं होती। हो सकता है तुमको मैं अगर अच्छा लगता हूँ तो तुम मेरी बुराई नहीं करना चाहते हो, तो मेरी जो बुराइयां भी है वो शायद उसमें तुम, मेरी क्या बुराई है भाई, मेरी कोई तो उसमें से तुम शायद मेरी बुराइयां नहीं करोगे। तो अक्सर हमें हेजियोग्राफीज में जो लीडर्स वगैरह होते थे उनकी अचीवमेंट देखने को मिलती है, उनकी तारीफें ज्यादा देखने को मिलती है। इनको हम हमेशा लिटरली एक्यूरेट नहीं मान सकते, लेकिन ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके थ्रू हमें ये पता चलता है कि भाई फॉलोअर्स इन लोगों के बारे में, रिलीजियस सेंट्स के बारे में, रिलीजियस लीडर्स के बारे में क्या सोच रहे थे। तो जैसे कि मैंने बोला यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन यही आता है कि गौतम बुद्ध की लाइफ के बारे में हमें कैसे पता चलता है, क्या पता चलता है। तो कैसे पता चलता है वो तो हमने देख लिया, अब क्या पता चलता है वो चीज हम आगे जाके देखेंगे। एक चीज और याद रख लो, गौतम बुद्ध की जो हेजियोग्राफीज लिखी गई थी, दे वर रिटन एटलीस्ट अ सेंचुरी लेटर, उनकी डेथ के बाद, मतलब उनके टाइम पीरियड के कुछ 100 सालों बाद इनको लिखा गया। और सिर्फ एक आध नहीं, बहुत सारे हमें देखने को मिल जाते हैं, जिसमें कोशिश की जा रही थी द गौतम बुद्ध द ग्रेट टीचर के बारे में, उनकी मेमोरीज को, उनके जो थॉट प्रोसेस थे उनको प्रिजर्व किया जा रहा था। अब क्या पता चलता है ये हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, येट बहुत इंटरेस्टिंग है, तो इसको हम यहाँ से देख लेते हैं। इन ट्रेडिशन से हमें पता चलता है कि हमारे महावीर का नाम क्या था, वर्धमान। हमारे गौतम बुद्ध का नाम क्या था, बाय बर्थ इनका नाम था सिद्धार्थ। एमसीक्यू में आ सकता है। दूसरा नाम, दूसरी चीज जो एमसीक्यू में आती है कि इनका बर्थ किस क्लैन में हुआ था, तो आपको ये चीज भी याद रखनी है कि इनका जो बर्थ था वो साक्या क्लैन के चीफ के यहाँ हुआ था, मतलब एक चीफ के बेटे थे, मतलब एक अच्छी फैमिली को ये बिलोंग करते थे। इनकी जो अपब्रिंग, ऑब्वियसली अगर चीफ का बेटा है तो उसकी एक शेल्टर्ड अपब्रिंगिंग होगी, उसको लाइफ के हार्डशिप्स फेस नहीं करने पड़ेंगे, उसको पूरा सुख चैन मिलेगा जिंदगी का। तो उसकी जो अपब्रिंगिंग हुई काफी ज्यादा शेल्टर्ड थी, उसको इंसुलेट किया गया था इस वर्ल्ड के हार्श रियलिटीज से। लेकिन एक दिन उसने अपने रथ चलाने वाला जो चैरिटिया होता है ना, उससे बोला कि चलो यार सोसाइटी के अंदर लेके चलो, वहां सिटी में देखेंगे क्या हो रहा है। जब वो पहली बार, जब हमारा सिद्धार्थ पहली बार शहर के विदिन गया, तब उसने वहां पे देखा कि भाई बहुत ट्रॉमा है दुनिया में जो चल रहा है। उसका जो पहला विजिट था इस सोसाइटी में बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक था। उसने क्या देखा, उसने देखा कि भाई एक ओल्ड मैन उसने देखा, उसने एक सिक मैन देखा, और उसने एक कॉप्स मतलब एक डेड बॉडी देखी, एंड ही वाज डीपली एंग्विश्ड, मतलब ही वाज डीपली सैडेंड इन सारी चीजों को देख के। इसके बाद उसने देखा एक होमलेस मेंडिकेंट, एक भिखारी को। अभी तक इन सब चीजों को देख के वो समझ गया था कि बुढ़ापे को, सिकनेस को, डेथ को आप स्किप नहीं कर सकते, ये इनएविटेबल है। आपको डेथली हालोस क्यों ना मिल जाए, आपकी मौत तो तय है। तो वो बहुत ज्यादा एंग्विश हो चुका था। लेकिन जब उसने देखा इस होमलेस मेंडिकेंट को, जब इस भिखारी को उसने देखा, तो उसको लगा कि शायद ही हैज ऑलरेडी कम टू टर्म्स विद ऑल दीज थिंग्स, कि शायद उसने एक्सेप्ट कर लिया है ओल्ड एज को, डिसीज को और डेथ को। शायद उसने एक इनर पीस को ढूंढ लिया है इस दुनिया में। तो सिद्धार्थ ने बोला कि मैं भी इसी रास्ते पे आगे बढ़ना चाहता हूं। सिद्धार्थ ने बोला कि मैं अपना जो सुख चैन है उसको छोड़ दूंगा। इसने अपना पैलेस छोड़ दिया और इस फाइंड करने निकल गया इस वर्ल्ड के ट्रुथ को। जब सिद्धार्थ ने ये सब करना चालू किया, तो इनिशियली ये चीज आप याद रखेंगे, ये चीज बहुत सारे लोग इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। सिद्धार्थ ने इनिशियली बॉडीली मॉर्टिफिकेशंस, मतलब एक्सट्रीम पेनेंस करने का जो पाथ है उसको अडॉप्ट किया, कि इस बॉडी को बहुत ज्यादा हार्डशिप्स फेस कराएंगे एंड अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये काम नहीं करा। ही फेस्ड नियर डेथ एक्सपीरियंस, जिसमें उनकी डेथ हो सकती थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक्सट्रीम मेथड्स को अबंडन कर दिया। तो ये चीज आप याद रखेंगे, गौतम बुद्ध एक्सट्रीम मेथड्स को सपोर्ट नहीं कर रहे थे इसके बाद, बल्कि उन्होंने इसके बाद मेडिटेशन करना चालू किया। कई दिनों तक मेडिटेट करने के बाद फाइनली ही अटेन्ड इनलाइटनमेंट। इनलाइटमेंट लिख के नहीं आना, इनलाइटनमेंट होता है, ये चीज आप याद रखना। मैंने बहुत सारी कॉपीज देखी है जिसमें इनलाइटमेंट लिखा होता है, मार्क्स नहीं कटते हैं, बट इनलाइटनमेंट होता है, तो इनलाइटनमेंट लिखना।
इन्होंने इनलाइटनमेंट अटेन कर लिया, मतलब क्या कि इन्होंने स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग को अटेन कर लिया, जिसके बाद इनको हम बुलाते हैं द बुद्धा या फिर द इनलाइटेंड वन। इसके बाद अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ में इन्होंने धम्मा को सिखाया इस दुनिया को, धम्मा या फिर द पाथ ऑफ राइटियस लिविंग, इन्होंने धर्म को टीच किया। तो ये जो पूरी स्टोरी है ये 8 मार्क के लिए आती है, इसको आपको ऐसे ही लिखना होगा, लेकिन बहुत ईजी है, सिंपलिस्टिक सी स्टोरी है जो आप एक बार सुन अगर अच्छे से लिए हैं तो आपको याद हो जाएगी। अभी हमें एक स्कल्पचर देखने को मिलता है जिसमें गौतम बुद्ध ने जब अपने पहले इसको छोड़ा था उसको, इस चीज को यहाँ पे इस स्कल्पचर में डिपिक्ट किया गया है। अगर आपने ऐसी स्टोरी टेक्स्ट के थ्रू नहीं पढ़ी है तो आप स्कल्पचर को देख के कभी भी नहीं समझ पाओगे कि इसमें क्या दिखाया जा रहा है। आपको एक घोड़ा दिख रहा है, लोग दिख रहे हैं, लेकिन ये बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी से रिलेटेड है, या आप इसको सिर्फ देख के कभी भी नहीं समझ पाओगे। इसलिए हमें बुद्धिज्म में सिर्फ स्कल्पचर्स देख के काम नहीं चलता, हमको टेक्स्ट भी पढ़ने होते हैं। अब यहां से एक 8 मार्क का क्वेश्चन और आता है जो पूछता है कि भाई जैसे जैन फिलॉसफी में हमने देखा कि ये चीजें थी, बुद्धिस्ट फिलॉसफी में क्या था, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। अभी तक आपको पहली लाइन तो समझ में आ ही गई होगी कि जो गौतम बुद्ध की जो टीचिंग्स है उनको हम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं सुत्ता पिटाका से। अब यहाँ पे कुछ चीज बताई गई है, उसको सुन लो। कुछ स्टोरीज तो हमें देखने को मिलती हैं जो बताते हैं कि गौतम बुद्ध चमत्कार वगैरह परफॉर्म किया करते होंगे, मिराकुलस पावर्स होल्ड किया करते थे, लेकिन इसके अलावा हमें बहुत सारी स्टोरीज ऐसी भी देखने को मिलती है जहां पे बताया जाता है कि गौतम बुद्ध मिरेकल्स नहीं करते थे बल्कि रीजन एंड पर्सुएशन का यूज करते थे। उसका एक एग्जांपल यहाँ पे बताया गया है कि भाई एक बार एक विमेन गौतम बुद्ध के पास आती है बड़े दुख में रोते हुए कि मेरे बेटे की डेथ हो गई है, प्लीज आप कुछ कर दो, उसको वापस जिंदा कर दो। तो गौतम बुद्ध उसको समझाते हैं कि भाई ये तो सबके साथ होना है, मेरे साथ होना है, तुम्हारे साथ होना है, इसको तो आप स्किप कर ही नहीं सकते, तो इनएविटेबल है। और इस पर्सुएशन से उसको शांत कराते हैं, उसको चमत्कार करके उसको बेटा वापस नहीं कर देते। तो इस टाइप की भी हमें गौतम बुद्ध की स्टोरीज देखने को मिल जाती हैं जो बताती हैं कि गौतम बुद्ध एक टीचर की तरह यहाँ पे काम किया करते थे। बहुत सारी जो इनकी स्टोरीज वगैरह हमें देखने को मिलती हैं वो अक्सर उन लैंग्वेज में होती है जो नॉर्मल ऑर्डिनरी लोगों की लैंग्वेज थी, जिनको ऑर्डिनरी लोग भी इजिली समझ सकते थे। अब क्या थी गौतम बुद्ध की टीचिंग? सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ इस टॉपिक का है ये वाला, इसको आपको बहुत अच्छे से सुनना है, इसको भी आप रटना पड़ेगा, इसको आप चेंज नहीं कर पाओगे। पहली लाइन यही लिख के आइएगा कि अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट फिलॉसफी जो वर्ल्ड है हमारा, इट इज ट्रांजिएंट एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। अब इसके साथ ये टर्म मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अनेक। अनेक का मतलब ट्रांजिएंट, की भाई ये जो दुनिया है ये कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। इसके बाद लिख के आएंगी कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो परमानेंट या नेचर की है इस दुनिया में। द वर्ल्ड इज सोललेस, सोललेस के लिए टर्म लिख के आएंगे अनाथ। तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जो बोलते हो कि भाई ये सोल है, ये हमेशा एग्जिस्ट, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमेशा एग्जिस्ट करेगा। एवरीथिंग इज चेंजिंग, नथिंग इज इटर्नल इस दुनिया में। इन्होंने यहाँ पे बोला कि इस ट्रांजिएंट वर्ल्ड में सोरो के लिए टर्म है, चलो सोरो के लिए एक अच्छा टर्म है, सोरो के लिए टर्म है दुख। सोरो इज इंट्रिंसिक टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस, मतलब अगर आप ह्यूमन हो, अगर आप जिंदा हो तो सोरो आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा। आप कुछ भी कर लो, इस सोरो से आप भाग नहीं पाओगे। फिर ये बहुत कंफ्यूज की जाने वाली लाइन है, इसको आप अच्छे से सुनेंगे। पाथ ऑफ मॉडरेशन बिटवीन सीवियर पेनेंस एंड सेल्फ इंडल्जेंस हैज टू बी यूज्ड, मतलब कि एक मॉडरेशन का पाथ यूज करना है पेनेंस और सेल्फ इंडल्जेंस में। मतलब कि पेनेंस तो करना है, ऐसा नहीं कि एकदम सेल्फ इंडल्ज हो गए हो आप। सेल्फ इंडल्जेंस मतलब कि इस वर्ल्ड के प्लेजर्स में घुस रहे हो आप। तो गौतम बुद्ध ने बोला कि वर्ल्ड के प्लेजर्स और पेनेंस को बैलेंस करना है, और उस मॉडरेशन के पाथ में चलने के बाद ही आप इस वर्ल्ड के ट्रबल से, इस साइकिल से आप अपलिफ्ट हो सकते हो। तो बुद्धिज्म में एक और लास्ट में आप लाइन लिख के आएंगे, गॉड एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है, इट इज इररेलेवेंट। अर्लीस्ट फॉर्म्स में एटलीस्ट हमें देखने को मिलता है कि इस अर्ली फॉर्म के बुद्धिज्म की आइडियोलॉजी में गॉड के बारे में उतनी ज्यादा बात नहीं की गई है कि गॉड की एग्जिस्टेंस है या नहीं है। इस नीचे वाले एग्जाम्पल पे हम एक सेकंड में वापस आएंगे, पहले हम इस पैराग्राफ को खत्म कर लेते हैं। ये जो 8 मार्क का क्वेश्चन हमने पीछे से स्टार्ट किया था उसको पूरा एक फिनिश दे देते हैं। अब गौतम बुद्ध ने पहले ही बोल दिया था, पिछले चैप्टर में हमने बात करी थी, इस चैप्टर में भी सुन लो। इन्होंने बोल दिया है कि सोशल वर्ल्ड ह्यूमंस का क्रिएशन है और डिवाइन ओरिजिन का नहीं है। तो ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी के अगेंस्ट में ये बात करते हैं, इसलिए इन्होंने किंग्स और गहापतीज, मतलब जो पावरफुल फिगर्स हैं, उनको बोला कि आप ह्यूमेन रहो, आप एथिकल रहो। भाई ठीक है, आप पावरफुल फिगर हो, आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास अथॉरिटी है, लेकिन आप अच्छे से ट्रीट करो हर एक इंसान को। यही चीज पिछले वाले हमारे बॉक्स में एक्सप्लेन
की गई है। इस बॉक्स में गौतम बुद्ध ने सिगाला नाम के एक वेल्दी हाउस होल्डर को एक्सप्लेन किया है कि अगर आप एक वेल्दी पर्सन हो जिसके अंडर में एम्प्लॉइज वगैरह हैं, सर्वेंट्स वगैरह, तो उनको आपको कैसे ट्रीट करना चाहिए। तो गौतम बुद्ध ने बोला कि उनको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, उनको उनकी एबिलिटीज के हिसाब से काम देना चाहिए। अगर वो बीमार पड़ते हैं तो आपको केयर करना चाहिए, उनको छुट्टी वगैरह आप दे सकते हो, उनको आपको प्रॉपर फूड देना है, आपको वेजेस वगैरह देना है। इसके बाद उसी में सजेस्ट किया गया है कि जो रिनाउंसर्स वगैरह हैं, जो ब्राह्मण्स वगैरह हैं, जिन्होंने वर्ल्ड को रिनाउंस किया है, उनको भी आपको अच्छे से ट्रीट करना है, उनको आपको अच्छे से ट्रीट करना है, अच्छे से उनसे बात करना है और अपना घर उनके लिए हमेशा ओपन रहना है। तो इस तरीके की आइडियोलॉजी हमें गौतम बुद्ध की देखने को मिल जाती है, विच क्लियरली शोज कि गौतम बुद्ध एक्सपेक्ट करते थे कि जो सोशल रिलेशन है उनको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई चंडाला है तो वो खराब ही जिंदगी जिएगा, उसको भी हम अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं, और ऐसी एडवाइस भी गौतम बुद्ध देते थे। अब ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध सजेस्ट करते हैं कि इंडिविजुअल एजेंसी इंपॉर्टेंट है, कि भाई ऐसा नहीं कि किसी और को पैसे दे दिया वन कर दो उनका काम हो गया है, कोई और आपके लिए भगवान से कनेक्ट करेगा, नहीं, आपकी खुद के एक्शंस जो है वो इंपॉर्टेंट है। राइटियस एक्शन मतलब खुद अगर सही एक्शन लोगे तो वो आपको इस वर्ल्ड में फ्री कराएगा, फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ रीबर्थ। अब यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट जो हम बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। एक कॉन्सेप्ट है इनलाइटनमेंट अटेन करना, सेल्फ रियलाइजेशन अटेन करना, मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज को अटेन करना, जो कि गौतम बुद्ध का अटेन हो गया था, लेकिन उसके बाद भी तो जिंदगी जी रहे थे ना। तो जब स्पिरिचुअली इनलाइटेंड जो बंदा है उसकी डेथ होगी तो उसको हम बोलेंगे निब्बना, मतलब कि अब इसका रीबर्थ नहीं होगा, अब इसको फ्रीडम मिल गई है साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ से। तो ये हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि पहले आप सेल्फ रियलाइजेशन अटेन करेंगे एंड उसके बाद आप निब्बना अपनी डेथ में अटेन करेंगे। निब्बना का अगर लिटरल मीनिंग पूछा जाता है तो आप टिक करके आएंगे एक्सटिंग्विशिंग ऑफ द ईगो एंड डिजायर। एंड जब आप निब्बना अटेन करेंगे तो आपकी सफरिंग की जो साइकिल है वो खत्म हो जाएगी एंड आपका इस दुनिया से आप रिनाउंस कर जाएंगे, आपका रीबर्थ नहीं होगा। ये जो लास्ट लाइन है ये आप किसी भी गौतम बुद्ध के अंडरस्टैंडिंग वाले या फिर क्वेश्चन आता है गौतम बुद्ध की टीचिंग वाला, तो उसमें आप लास्ट पैराग्राफ या फिर लास्ट लाइन यही बना सकते हैं कि गौतम बुद्ध के अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन लास्ट वर्ड्स थे, बी लैम्स अनटू योरसेल्फ एज यू ऑल मस्ट वर्क आउट योर ओन लिबरेशन। कि भाई बी लैम्स अनटू योरसेल्फ, आपके लिए कोई और एफर्ट्स नहीं डाल सकता, आपको अपनी लिबरेशन खुद के हाथों ही करनी पड़ेगी। तो ये जो वर्ड्स है इसको आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, बहुत प्यारे वर्ड्स हैं जिनको आप अपने आंसर में भी मेंशन कर सकते हैं एंड इस दुनिया को सिखाने में भी, इस लाइफ में भी आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि काफी ज्यादा वाइस वर्ड्स गौतम बुद्ध के हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अब इसका एक क्वेश्चन आ जाता है, इसके ऊपर वाला जो टॉपिक था ना तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब हम देखते हैं एक और टॉपिक जिससे क्वेश्चंस आए हुए हैं पास में। फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा जब बढ़ने लग गए, जब बॉडी ऑफ डिसाइपल गौतम बुद्ध की काफी ज्यादा बढ़ गई, तो ही फाउंड अ संघ। मैंने ये टर्म आपको पहले भी समझाया है। उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया इन सारे मॉन्क्स वगैरह के लिए, जो कि यहाँ पे ज्वाइन करते थे एंड लेटर टीचर्स ऑफ धम्मा बन जाते थे। अब ये जो मॉन्क्स थे इनके फीचर्स आप याद रखेंगे, ये बहुत सिंपल लाइफस्टाइल, मतलब एक असेटिक लाइफस्टाइल जी रहे होते थे। सिर्फ जो एसेंशियल रिक्विसाइट्स हैं जो जीने के लिए जरूरी है उनको ही पोजेस करते थे, जैसे कि एक बोल जिसमें वो लोग अपने भीख मांगते थे, जिसमें वंस अ डे फ्रॉम द लाइटी, मतलब जो ऑर्डिनरी, लाइटी मतलब जो ऑर्डिनरी ले पर्सन होते हैं, जो ऑर्डिनरी सिटीजन है, उनसे वंस अ डे खाना मांगते थे। अभी हम एक पैराग्राफ देखेंगे उसमें यही चीज बताई गई कि ऐसा नहीं क्या किसी के यहाँ खाना खाने का तो अंधाधुंध कुछ भी खा लिया, एक लिमिटेड अमाउंट खाना वो लोग लेते थे, आर्म्स में जीते थे, मतलब इस भीख में वो लोग जीते थे एंड इसलिए इन लोग को भिक्खूज बुलाया जा रहा होता था। अब इनिशियली सिर्फ जो मैन थे वही इन ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर पाते थे, लेकिन लेटर, ये लाइन आप याद रखेंगे, बाद में विमेन को भी अलाउ किया जाने लगा, तो भिक्खूज के साथ भिक्खुनीज भी अलाउ की जा रही थी। हमारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ये काम करवाया आनंदा ने। आनंदा कौन थे? गौतम बुद्ध के वन ऑफ द डियरेस्ट डिसाइपल थे, जिन्होंने गौतम बुद्ध को परसुएड किया कि भाई विमेन को भी अलाउ करो, विमेन को ऐसा नहीं आप अलग रख लो, विमेन को भी इस संघ में एंटर करने के लिए आप अलाउ करें। तो इसके बाद विमेन भी एज भिक्खुनीज इनको ज्वाइन करने लगी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है पहली विमेन कौन थी जिन्होंने इन संघ को ज्वाइन किया, तो वो थी
गौतम बुद्ध की फॉस्टर मदर। फॉस्टर मदर मतलब क्या, गौतम बुद्ध की जो रियल मदर थी, उनकी गौतम बुद्ध की बहुत यंग एज में ही, बर्थ के बहुत कुछ टाइम बाद ही उनकी डेथ हो गई थी। तो उनकी फॉस्टर मदर मतलब जिन्होंने उनको पाला पोसा बड़ा किया, उनकी जो फॉस्टर मदर थी, जिनका नाम था, ये नाम आपको याद रखना है, एमसीक्यू में भी आता है, इस आंसर में भी लिखना पड़ेगा, महाप्रजापति गौतमी। ये वो पहली विमेन थी हु ऑर्डेन्ड एज अ भिकुनी, जिन्होंने इस संघ को ज्वाइन किया और वो एक भिकुनी बनी। फिर जब भिकुनीस भी इनको ज्वाइन करने लगी तो बहुत सारी विमेन भी ऐसी होती थी जो टीचर्स ऑफ धम्मा बन जाती थी एंड लेटर ऑन बिकेम थेरीज। थेरीज मतलब क्या, रिस्पेक्टेड विमेन जिन्होंने अटेन कर लिया है लिबरेशन को, जिन्होंने इनलाइटनमेंट वगैरह अटेन कर लिया है। तो ये चीज आप याद रखेंगे कि पहले सिर्फ मेन, फिर आनंदा ने बोला तो विमेन भी, और विमेन में पहली विमेन कौन थी, फॉस्टर मदर महाप्रजापति गौतमी। इसके बाद अब एक चीज आपको याद रखना है, क्वेश्चन में भी कभी कभार आ जाती है कि गौतम बुद्ध के जो फॉलोअर्स थे किसी एक ग्रुप से नहीं आते थे, बल्कि अलग अलग ग्रुप्स के देखने को मिल जाते हैं। ये चीज आप मेंशन करके यहाँ पे आ सकते हैं कि चाहे किंग्स हो, चाहे वेल्दी मैन हो, चाहे गहापतीज हो, या फिर हम्बलर फोक हो, मतलब हम्बल बैकग्राउंड के वर्कर्स, स्लेव्स और भिखारी लोग हो, क्राफ्ट पर्सन, कोई भी किसी भी कैटेगरी का हो, फर्क नहीं पड़ता। आप इन भिक्खूस को ज्वाइन कर सकते हैं, आप इन ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं, और एक बार आप इस संघ का पार्ट बन गए, फिर आपका जो पास्ट लाइफ वो मैटर नहीं करता, आपको भिक्खूस या फिर भिक्खुनीस से ही जाना जाएगा। एंड अब फर्क नहीं पड़ता पहले राजा थे या फिर भिखारी थे, पहले एकदम गहापति कैटेगरी के थे या फिर लोअर ओरिजिन के थे, अब आपको इक्वली ही ट्रीट किया जाएगा। अब ये चीजें यहां से सुन लो, इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ जो संघ होती थी कि भाई कैसे डिसीजन मेकिंग वगैरह होनी है, कैसे हमें चलना है, डिसीजन मेकिंग वगैरह के लिए यहाँ पे मेनली डिपेंडेंट होते थे कंसेंसस पे, कि भाई सब लोग मिलकर डिसीजन ले लेंगे कि क्या चीज करनी है। लेकिन अगर कंसेंसस किसी चीज पे नहीं आ पा रहा है, डिस्कशंस वगैरह कर लिए, कंसेंसस डेवलप ही नहीं हो रहा है, तो उस मैटर पे वोटिंग करा ली जाती थी कि चलो भाई वोट करा लेते हैं, जो वोटिंग डिसाइड करेगी वो हम कर लेंगे। ये चीज आपको याद रखनी है कि जो संघ वगैरह होते थे इसमें कैसे डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस चलता था। थेरी गाथा, हमारी सुत्ता पिटाका में ना हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट देखने को मिलता है जिसके कॉम्पोजिशंस विमेन ने लिखे थे। तो इससे हमें विमेन के स्पिरिचुअल और सोशल अंडरस्टैंडिंग के बारे में पता चलता है। यहाँ पे पुन्ना नाम की एक दासी है जिसकी हमें स्टोरी देखने को मिल रही है। अब ये तो एक दासी है, तो इसको एज अ वाटर कैरियर, हमें एक वाटर कैरियर की यहाँ पे इमेज भी देखने को मिल रही है, एज वाटर कैरियर इससे काम कराया जाता होगा। तो ये रोज पानी में जाती थी, पानी भर के लेके आती थी, एंड ठंडियों में भी इसको जाना पड़ता था, तो कांपते हुए भी लेकिन करना पड़ता था, क्योंकि नहीं करेगी तो मास्टर्स चिल्लाएंगे, पनिश करेंगे। वहां पे लेकिन ये देखती है कि ब्राह्मण भी है जो नहा रहा रहता है, और वो उससे बोलती है कि भाई मेरा तो काम है, मुझे पनिशमेंट मिलेगी मैं नहीं करूंगी, तो तुम क्यों खुद को परेशान करते हो, तुम क्यों यहाँ पे डुबकी लगाते हो। तो वो रिप्लाई करता है ये पवित्र पानी है, इसमें नहाने से मेरे पाप धुल जाते हैं। तो वो रिप्लाई करती है कि अगर ऐसा हो रहा होता ना तो सबसे पहले हेवन, स्नेक्स और टर्टल्स वगैरह चले जाते, मत करो खुद को परेशान, बल्कि ज्यादा बेटर होगा जिन पापों का तुम्हें डर लगता है वो पाप करना छोड़ दो, इन सब बातों पे नहीं मानो। अब हमारे कमेंट में आ जाएंगे कुछ लड़ने वाले कि नहीं या पवित्र मैया के उसमें डुबकी लगाने से पाप तो धुलते ही है। अब आप अपनी ओपिनियंस कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं, लड़ाई करना है तो लड़ कट भी सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमें एग्जाम्पल देखने को मिलता है एक बुद्धिस्ट अंडरस्टैंडिंग का, जो कि अक्सर ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस पे नहीं मान रहे थे। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं विनय पिटाका का एग्जाम्पल। विनय पिटाका याद है ना, 3 पिटाका हमने देखी थी। विनय पिटाका में हमने बात करी थी कि रूल्स वगैरह लिखे होते थे। तो यहाँ पे देखो कि कितने स्ट्रिक्ट रूल्स इनके लिए बनाए गए थे। पहले क्या बताया गया, अगर आप एक नया फेल्ट टर्म जब मैंने यहाँ पे पहली बार देखा था ना, तो मुझे लगा था कि कोई आउटडेटेड टर्म है, कोई आर्केइक टर्म है जो यहाँ पे यूज किया गया है। लेकिन नहीं, अगर आज भी आप सर्च करेंगे फेल्ट प्राइसेस, तो फेल्ट बेसिकली एक टाइप ऑफ मटेरियल होता है जिसके ब्लैंकेट वगैरह आपको देखने को मिल सकते हैं। तो एक ब्लैंकेट अगर आप बनाते हैं तो रूल ये था कि आपको 6 साल तक उसी को यूज करना है। अगर बाय चांस खराब हो गया तो आप ऐसा नहीं कि आपने खुद से बनवा लिया, आप कन्फेस करें उस चीज को, एंड अगर परमिशन मिलती है कि हाँ भाई बहुत ज्यादा खराब हो गया, तब आपको नया दिया जाएगा। तो इतनी सिंपलिस्टिक लाइफस्टाइल की एक ब्लैंकेट भी आपको 6 साल तक यूज करना है। उसके बाद अगर आप
अगर कोई भिक्खू भिक्खुनी किसी जगह पे खाना मांगने जाता है एंड उनको वहां पे खाना मिलता है, तो ऐसा नहीं कि अंधाधुंध कुछ भी भर लिया, आप मैक्स टू मैक्स 2 या फिर आपकी इच्छा है तो 2 से 3 बोल्स आप ले सकते हैं, उसको भी आपको बाकी भिक्खूस के साथ शेयर करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको कन्फेस करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि भाई गए और पेल के आ गए, नहीं नहीं, गलत बात है। इसके बाद ये भी बताया गया अगर आप कहीं पे जाके रुकते हैं तो वहां पे साफ सफाई करवा के निकले, खुद करें या फिर करवाएं जैसा भी, और उसके बाद सबको बता के वहां से निकले, ऐसा नहीं कि रुके फिर गन्ना छोड़ के निकल लिए। तो इस टाइप के रूल्स हमें विनय पटाका में देखने को मिल जाते हैं। अब ये वो पैराग्राफ है जो आपका किसी 8 मार्क के क्वेश्चन में कंक्लूडिंग पैराग्राफ बन रहा होगा। क्या लिखा हुआ है? बुद्धिज्म गौतम बुद्ध के टाइम पे तो बड़ी ही, लेकिन गौतम बुद्ध के डेथ के बाद भी काफी ज्यादा प्रमोट हो रही थी और अभी भी लोग इसमें एंटर करते चले जा रहे थे। हो सकता है क्वेश्चन आपसे ये पूछ भी रहा हो कि ऐसा क्यों हो रहा था, तो आप लिख के आएंगे कि लोग जो थे वो डिससेटिस्फाइड थे उनकी प्रेजेंट कंडीशन से, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस वगैरह में नीचे कंडीशन में रखा जा रहा था, लोअर सोशल स्टेटस में रखा जा रहा था, तो वैसे ही खुश नहीं थे अपने प्रेजेंट रिलीजियस प्रैक्टिसेस से। प्लस बहुत सारे सोसाइटी में चेंजेस वगैरह हो रहे थे जिसके कारण बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे। और अगर अपन बात करें बुद्धिज्म की जो कोड ऑफ कंडक्ट था, जो उनकी वैल्यूज थी, वो ऐसी थी कि वो लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। फॉर एग्जाम्पल, अब वहां हमें देखने को मिल रहा था कि सुपीरियरिटी बेस्ड ऑन बर्थ थी, लेकिन यहाँ बुद्धिज्म में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। इसके अलावा बुद्धिज्म में मेत्ता और करुणा जैसा कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है। मेत्ता मतलब फेलो फीलिंग्स, कि आपको अनकंडीशनल लव होना चाहिए हर एक के तरफ, सबका आप अच्छा चाहो। करुणा मतलब कंपैशन होना चाहिए, सबके तरफ आपको बहुत डीप सिंपैथी होना चाहिए। तो ऐसे कॉन्सेप्ट हमें बुद्धिज्म में देखने को मिल रहे थे जो लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे, एंड हेंस बुद्धिज्म की जो पॉपुलैरिटी थी वो बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। स्पेशली बोला जा रहा था कि आपसे जो यंगर हैं, आपसे जो वीकर हैं, उनकी तरफ आपको बहुत अच्छा बिहेवियर रखना है। हमने एक एग्जाम्पल में देखा था ना, बताया गया था कि गृहपति को कैसे अपने सर्वेंट्स वगैरह को ट्रीट करना है। तो ये कुछ क्वालिटीज थी जो बुद्धिज्म की पॉपुलैरिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा रही थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वैसे अकेला ऐसा क्वेश्चन आए बहुत कम चांसेस है, क्वेश्चन एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आएगा कि बुद्धिज्म की टीचिंग्स को एक्सप्लेन करो एंड उनकी पॉपुलैरिटी क्यों बढ़ रही थी उसको एक्सप्लेन करो। तो इस तरीके से ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो आप वो पूरा पैराग्राफ लिख के आएंगे। अब हम चैप्टर में इतनी देर से स्तूपा 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 कर रहे हैं, इस टॉपिक में हम पूरा देखेंगे स्तूपास क्या थे, कैसे बनाए गए, क्यों थे, सब कुछ हम बात करेंगे। पहले इस इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को देख लो, उसमें क्या बताया गया है कि अगर कोई बुद्धिज्म की भी प्रैक्टिस है तो ऐसा नहीं है कि वो पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी और एकदम से आ गई। नहीं, हमें देखने को मिलता है कि डायलॉग हो रहा था, इंटरेक्शन हो रहा था बुद्धिज्म का, ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन वाले लोगों का, जैन स्कॉलर्स का, और बाकी भी बहुत सारे ट्रेडिशंस थे। बहुत सारे ट्रेडिशंस तो ऐसे भी थे जिनका टेक्सचुअल एविडेंस हमें नहीं मिलता, जिनकी टेक्स्ट में मेंशनिंग नहीं थी, लेकिन वो एग्जिस्ट किया करते थे। और इस कम्युनिकेशन, इस डायलॉग के थ्रू बहुत सारे प्रैक्टिसेस और बहुत सारे आइडियाज इमर्ज हुए और इवॉल्व हो के हमें इनमें देखने को मिलते हैं। अब अगर इनको हमें स्टडी करना है ना, इन इंटरेक्शंस के बारे में हमें देखना है, तो हम सेक्रेड प्लेसेस को भी देख सकते हैं कि कैसे कुछ जगहों को सेक्रेड माना जा रहा है। एंड ये चीज हमें किसी भी ट्रेडिशन के बारे में बहुत कुछ बताती है, जो हम यहां से अब देख रहे होंगे। अब पहले के टाइम से, बहुत पहले के टाइम से, बुद्धिज्म के पहले से भी हमें देखने को मिलता है कि कुछ ऐसी जगहें जैसे कि जहां पे कुछ स्पेशल ट्रीज वगैरह है, यूनिक रॉक्स वगैरह है, या फिर कोई भी और इंस्पायरिंग ब्यूटी की चीज है कि भाई बहुत भयंकर नेचुरल ब्यूटी है, यहाँ पे कुछ एकदम ही बढ़िया सा पत्थर है या फिर कुछ ऐसा सीन वगैरह है, तो इसको अक्सर सेक्रेड माना जाने लग जाता था। अब इन जगहों पर श्राइन्स भी बना दिए जाते थे। श्राइन टर्म आपको हिस्ट्री में कई बार देखने को मिलेगा। श्राइन और टेम्पल टर्म को कई बार आप रिप्लेसेबली भी यूज कर सकते हो, लेकिन टेम्पल जनरली हम तब यूज करते हैं कि भाई एक फॉर्मल टेम्पल है, बड़ा सा टेम्पल है, अक्सर श्राइन से कंपैरेटिवली लार्जर टेम्पल है जहां पे एक प्रीस्ट वगैरह भी है, ऑफिशियल रिलीजियस वर्शिपिंग के लिए कोई प्लेस है। श्राइन हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, भाई किसी ने पर्सनल डिवोशन के लिए किसी पर्टिकुलर डाइटी के लिए छोटा सा मंदिर बना दिया है, तो उस जगह पर हम श्राइन टर्म यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने मान लेते हैं इस जगह पर श्राइन की जगह टेम्पल लिख दे तो भी काम चल जाएगा। जिनको अब इन जगहों को अब चैत्यास टर्म से डिस्क्राइब किया जाने लगा। अब चैत्या का अगर आपसे एमसीक्यू आता है और पूछता है कि चैत्या टर्म कहां से आया है, तो आप लिख के आएंगे मे बी द वर्ड चिता से। चिता टर्म आपने सुना होगा, जो फ्यूनरल पायर जिसमें बॉडी को जलाते हैं, या फिर बाय एक्सटेंशन फ्यूनररी माउंड। अब फ्यूनररी माउंड मतलब कि भाई जहां पे बॉडी को आपने बैरी किया है उसके ऊपर आपने ऐसा माउंट टाइप स्ट्रक्चर बना दिया, तो मे बी इधर से टर्म आया है हमारा
चिता। अब हम यहाँ पे भी आके देख लेते हैं कि हमें बुद्धिस्ट लिटरेचर में भी सेवरल चैत्यास की मेंशनिंग देखने को मिल जाती है। अब जस्ट अगले सब टॉपिक में हम देखेंगे कि कैसे इन चैत्या टर्म का हमारा जो कनेक्शन है वो इस फ्यूनरी माउंट से ही है, लेकिन हम थोड़ा सा नीचे जाके देखेंगे। अभी हम यहाँ पे ना कुछ मैप की कुछ चीजों को देख लेते हैं। बोधगया आपको देखने को मिल रहा है, भरूच आपको देखने को मिल रहा है, सारनाथ आपको देखने को मिल रहा है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं एंड जब आप मैप्स को करेंगे तो इन लोकेशंस को आपको बहुत अच्छे से करना है। अब कौन सी वो जगहें थी जिनको बुद्धिज्म में सैक्रेड माना जा रहा था, हर वो जगह जो गौतम बुद्ध की लाइफ से एसोसिएटेड थी, इनको आपको अच्छे से याद रखना है। आप चाहें तो अपने नोट्स में बिल्कुल इनको लिख सकते हैं। जहां पे उनका बर्थ हुआ लुम्बिनी में, जहां पे उनको इनलाइटनमेंट मिली बोधगया में, जहां पे उनका फर्स्ट सरमन हुआ सारनाथ में, सरमन सारनाथ ऐसे ऐसे याद रख लेना। सरमन मतलब कि स्पिरिचुअल स्पीच जहां पे उन्होंने पहली बार दी, जहां पे उन्होंने पहली बार अपनी रिलीजियस टॉक दी, और जहां पे उन्होंने निब्बना अटेन किया कुशीनगरा। अब यहाँ पे मुझे ना एक छोटी सी बात और एक्सप्लेन करनी है। जनरली हम निब्बना टर्म का भी यूज करते हैं, हम इनलाइटनमेंट के लिए ही निब्बना टर्म यूज करते हैं। मैंने आपको समझाया था ना कि इनलाइटनमेंट अटेन हो गई, फिर इनलाइटन जब पर्सन की जब डेथ होती है तो उसको हम बोलते हैं कि भाई अब उनको इस साइकिल से फ्रीडम मिल गई है। यहाँ पे टर्म यूज किया गया निब्बना उस चीज को रेफर करने के लिए, फ्रीडम को रेफर करने के लिए, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में बुद्धिज्म में हमें एक और टर्म देखने को मिलता है जो है परिनिब्बना। तो अक्सर इनलाइटनमेंट को निब्बना टर्म से रेफर किया जाता है एंड फिर इस फ्रीडम टर्म को परिनिब्बना टर्म से रेफर किया जाता है। अब आप आगे जाके इस परिनिब्बना टर्म को भी देखोगे इस चैप्टर में। हालांकि इस चैप्टर में इसके लिए निब्बना टर्म को ही यूज किया गया जहां पे गौतम बुद्ध की डेथ हुई थी। हालांकि डेथ टर्म को भी यूज नहीं किया जाता क्योंकि एक्चुअल में उनकी अब फ्रीडम हुई है इस साइकिल से। तो अब यहाँ पे निब्बना टर्म है, लेकिन कभी आपको परिनिब्बना टर्म आ जाए तो डरना मत और कंफ्यूज मत होना। एक लास्ट चीज और बता दे रहा हूं, महा टर्म। अक्सर आपको बुद्धिज्म में महा टर्म देखने को मिल जाएगा कुछ कुछ जगहों पे कि महापरिनिब्बना हुई या फिर महाचैत्य। तो उसका मतलब क्या है, जब परिनिब्बना गौतम बुद्ध की हुई तो उसको हमने बोल दिया महापरिनिब्बना। कोई ऐसा चैत्य है जो कि गौतम बुद्ध की लाइफ से एसोसिएटेड है तो उसको हम महाचैत्य बुला देंगे। तो ये टर्म एसोसिएट कर दिया जाता है हर उस चीज के लिए जो कि गौतम बुद्ध की लाइफ की इंपॉर्टेंट चीज थी, क्योंकि वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और सेक्रेड मानी जाती है बुद्धिज्म में। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये सारी जो जगहें थी वो विथ टाइम बहुत ज्यादा सेक्रेड मानी जाने लगी एंड बहुत ज्यादा इन जगहों को रिस्पेक्ट किया जाने लगा। अशोका ने गौतम बुद्ध की टाइम के बाद अराउंड 200 इयर्स लेटर लुम्बिनी में एक पिलर इरेक्ट कराया, ये मार्क करने के लिए कि वो उस जगह पर विजिट किए थे, क्योंकि ऑब्वियसली अशोका बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे थे इस पूरे हमारे बुद्धिज्म को एंड वो दिखाना चाहते थे कि वो भी इससे एसोसिएटेड कहीं ना कहीं थे। अब क्वेश्चन आता है स्तूपास को बिल्ड क्यों किया जा रहा था, तो हमें देखने को मिलता है जिन जगहों को सेक्रेड माना जा रहा था बुद्धिज्म में उन जगहों पे इन स्तूपास को बिल्ड करा दिया जा रहा था। इनमें हमें अक्सर देखने को मिलता है कि रेलिक्स ऑफ गौतम बुद्ध भी इनके अंदर डाले जा रहे थे। रेलिक्स मतलब हर वो चीज जो गौतम बुद्ध की लाइफ की एसोसिएटेड हमें ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं या फिर उनके बॉडीली रिमेन्स हमें देखने को मिलते हैं। बोला जाता है कुछ के अंदर गौतम बुद्ध के तीत को डाला गया था। तो ये जो बॉडीली रिमेन्स हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब जो गौतम बुद्ध के रेलिक्स हैं, उनको इन स्तूपास के विद इन बैरी किया गया था। तो इन माउंट्स को, माउंट मतलब जो अर्थ कैसे माउंट बनाए जा रहे थे उनके अंदर गौतम बुद्ध के रेलिक्स होते थे, इनको बोला जाता है स्तूपास। अब स्तूपास बनाने की जो प्रैक्टिस है वो बुद्धिस्ट प्रैक्टिस नहीं है। हमें देखने को मिलता है कि बुद्धिज्म के बहुत पहले से ऐसे स्तूपास बनाए जा रहे थे, लेकिन बुद्धिज्म में इस स्तूपा बनाने की जो प्रैक्टिस थी उसको बहुत ज्यादा यूज किया गया एंड हेंस हम आज की डेट में जैसे ही स्तूपा टर्म सुनते हैं हम बुद्धिज्म का दिमाग में लेके आ जाते हैं। अब क्योंकि बुद्धिज्म में जो स्तूपा हमें देखने को मिल रहे हैं उनके विद इन गौतम बुद्ध के रेलिक्स थे, पूरा जो स्तूपा का स्ट्रक्चर था उसको वेनरेट मतलब बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट किया जाने लगा, उसको बहुत ज्यादा सेक्रेड माना जाने लगा। एंड जो स्तूपास थे वो बुद्धा एंड बुद्धिज्म का एक एम्बलम यानी कि एक सिंबल की तरह बनके अब दुनिया के सामने आ चुके हैं। अब अशोकवादना, ये टेक्स्ट का नाम आप याद रख सकते हैं। एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट देखने को मिलता है अशोकवादना, जिसमें बताया गया कि अशोका ने गौतम बुद्ध के जो रेलिक्स थे उनके कुछ अलग अलग पोर्शंस डिस्ट्रीब्यूट किए गए अलग अलग सिटीज पे और बोला कि भाई यहाँ पे आपको स्तूपास वगैरह कंस्ट्रक्ट कराने हैं। एक लाइन आप याद रख सकते हैं, ये आंसर में आप मेंशन करके आ पाएंगे कि 2nd सेंचुरी बीसी तक बहुत सारे स्तूपास बन चुके थे, जैसे कि भारूच का, सांची का, सारनाथ का, ये स्तूपा 2nd सेंचुरी बीसी तक बन चुके थे। अब ये जो बॉक्स है ना, ये इससे क्वेश्चन तो पास्ट में ज्यादा नहीं आए हैं कभी, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बॉक्स है। जब गौतम बुद्ध महापरिनिब्बन अटेन करने वाले थे तो उनके डिसाइपल
आनंदा ने उनसे पूछा तथागत, वैसे तथागत एक बुद्धा के लिए हमें टर्म देखने को मिलता है, उन्होंने पूछा तथागत हमें क्या करना चाहिए आपके बॉडीली रिमेन्स के साथ, तो तथागत ने बोला कुछ नहीं, आप अपने एक्शंस लीजिए, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आप आगे बढ़िए, आपको कुछ नहीं करना है हमारे बॉडीली रिमेन्स के साथ। लेकिन जब आनंदा ने प्रेशराइज किया कि नहीं नहीं आप कुछ तो बताइए, तो तथागत ने परमिशन दी कि आप एक काम करिए, थूपा बनवा दीजिए। थूपा में पाली में टर्म देखने को मिलता है स्तूपास के लिए, उन्होंने बोला थूपा बनवा दीजिए, जहां पे भी आपको इंपॉर्टेंट लोकेशंस मिलते हैं वहां पे आप थूपा बनवा दीजिए, एंड जो भी वहां पे आएगा उनको जॉय मिलेगा, जो भी वहां पे परफ्यूम और गार्लैंड चढ़ाएगा उनको एक पीस मिलेगी। अब इससे आप ये कंफ्यूजन में मत आ जाना कि गौतम बुद्ध चाहते थे कि उनकी वर्शिपिंग वगैरह हो, नहीं, गौतम बुद्ध खुद की वर्शिपिंग कभी भी नहीं चाहते थे, वो खुद को भगवान की तरह बिल्कुल भी पोर्ट्रे नहीं कर रहे थे, उनकी आइडियोलॉजी ही नहीं थी इस चीज की, लेकिन मे बी वो एक सिंबल देना चाहते थे दुनिया को, मे बी वो एक प्रैक्टिस देना चाहते थे दुनिया को। अब हम बढ़ते हैं स्तूपास को कैसे बनवाया जा रहा था। हमें इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं स्तूपास के रेलिंग्स और पिलर्स वगैरह में, जिसमें हमें पता चलता है कि लोग डोनेशंस वगैरह इसके लिए दे रहे थे। तो उन इंस्क्रिप्शंस वगैरह में इन डोनीज वगैरह का नाम होता था, एंड उसके थ्रू हमें इसके बारे में डिटेल देखने को मिल जाती है। अब ये डोनेशंस दिए जा रहे थे कि भाई स्तूपास को डेकोरेट किया जा सके, स्तूपास को बनवाने का पैसा कलेक्ट हो सके। अब ये जो डोनेशन है किसी एक कैटेगरी की नहीं देखने को मिलती है, बल्कि हमें हर कैटेगरी से देखने को मिल जाती है। फॉर एग्जांपल किंग्स, जैसे कि सतवाहनास ने भी इनके लिए डोनेट किया, सतवाहनास का टाइम पीरियड आई होप आपको याद होगा। इसके अलावा गिल्ड्स, जैसे कि आइवरी वर्कर्स की गिल्ड के हम इंस्क्रिप्शन देखने को मिल जाते हैं, तो इन्होंने भी डोनेशन दिया। बहुत सारे जो डोनेशन थे वो मैन और वुमेन की तरफ से आ रहे थे, जिनके नेम्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अब आइवरी वर्कर्स के डोनेशन के बारे में बताया गया कि इन्होंने यहाँ के जो गेटवेज थे, वैसे गेटवेज के लिए भी हमें एक टर्म देखने को मिलता है तोरण, तो सांची के जो तोरण द्वार वगैरह थे उनके लिए हमें इनके फाइनेंशियल सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो जो भी मैन एंड वुमेन ऐसे फाइनेंशियल सपोर्ट देते थे, कई बार उनका नेम मेंशन होता था, कई बार उनका कि किस जगह से वो आते हैं उस जगह का भी नाम मेंशन होता था। तो इस इंस्क्रिप्शंस के थ्रू हमें काफी कुछ पता चल जाता है। भिक्खूज और भिक्खुनीज वगैरह जो थे वो भी इनके लिए कॉन्ट्रीब्यूशंस वगैरह अपने दे रहे थे इन मॉन्यूमेंट्स के लिए, एंड कई बार ऑक्यूपेशन के साथ इन लोगों के रिलेटिव्स वगैरह के भी नाम उसमें मेंशन हो जाते थे। तो ऐसी कुछ इंस्क्रिप्शंस में हमें डिटेल्स देखने को मिले, जिससे हमें पता चला है कि भाई कैसे इनको बनवाया जा रहा था। अब ये तो कभी कभी ही आता है, इसका जो क्वेश्चन है ना ये बहुत बार आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछता है कि स्तूपा के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल्स बताओ। अब हो सकता है वहां पे क्वेश्चन लंबा चौड़ा आ जाए, क्वेश्चन किसी भी वर्डिंग में आ जाए, लेकिन अगर आपको स्तूपा स्ट्रक्चर टर्म साथ में देखने को मिल जाए तो यही चीज आपको एक्सप्लेन करनी है। सीधा 8 मार्क्स के लिए आता है, तो क्या क्या लिख के आओगे वो यहाँ पे देख लो। सबसे पहले स्तूपा एक संस्कृत वर्ड हीप हमें देखने को मिलता है। हीप, जितने भी जिम जाते हैं जिम ब्रोज हमारे, उनको पता है हीपिंग स्कूप मतलब क्या होता है, कि ये आपका स्कूप है, तो हीपिंग स्कूप मतलब कि भाई आपने उसको फ्लैट नहीं बल्कि इस तरीके से स्कूप को फिल किया है। तो हीप मतलब क्या होता है, हम एक माउंट की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो स्तूपा के बारे में क्या लिखोगे, स्तूपा जो इनिशियली बनना चालू हुए वो सिंपल सेमी सर्कुलर माउंड ऑफ अर्थ की तरह बन रहे थे, जिनको हम बुलाते हैं, टर्म आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, अंडा। इनिशियल जो स्तूपा देखने को मिलते हैं वो सिंपल सेमी सर्कुलर माउंट की तरह हमें देखने को मिलते हैं, माउंड ऑफ अर्थ। इनको ऐसा रेज्ड माउंट्स की तरह बनाया जा रहा था, लेकिन ग्रेजुअली हमें देखने को मिलता है कि काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट होने लगे। अब इसमें राउंड और स्क्वायर शेप्स भी ऐड किए जा रहे थे अलग अलग जगहों पे, जिसको हम पूरा देखेंगे। सबसे पहले अब इतना लिखने के बाद आप लिखेंगे कि अंडा, सबसे पहले आपने अंडा टर्म लिख दिया। अंडा के बाद आप लिखेंगे कि अंडा के ऊपर बनाया जाता था हर्मिका। अब हर्मिका क्या होता है, एक बालकनी लाइक स्ट्रक्चर होता है विच रिप्रेजेंट्स द अबोर्ड ऑफ द गॉड्स। इसका खुद का एमसीक्यू भी आ जाता है कि हर्मिका का मतलब क्या होता है, तो आप बताएंगे कि हर्मिका अबोर्ड ऑफ द गॉड्स को रिप्रेजेंट करता है। अबोर्ड मतलब कि भगवानों के घर को रिप्रेजेंट करता है, कि मे बी दिस इज द प्लेस जहां पे गॉड्स का रेसिडेंस है। उसके बाद हर्मिका हमने देख लिया। हर्मिका के ऊपर आप लिखेंगे कि हर्मिका के ऊपर एक मास्ट होता था। मास्ट मतलब कि एक पोल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम बुलाते हैं यष्टि। ये सारे टर्म आप अपनी एनसीईआरटी में एक के बाद एक लिख सकते हैं, या फिर एक डायग्राम बना सकते हैं, उनको वहां पे मेंशन कर सकते हैं। एंड इस यष्टि के ऊपर, इस पोल लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर एक छतरी या फिर एक अम्ब्रेला को सरमाउंट किया जाता था। तो इतना सा स्ट्रक्चर का डिस्क्रिप्शन है जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। नीचे भी हम थोड़ा सा देखेंगे, बट कंपैरेटिवली आप नीचे इतने टर्म्स
स्टोन्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अब ये तो हमारा पूरा माउंड हो गया, उसके स्ट्रक्चर्स वगैरह हो गए। इसके आजू बाजू एक रेलिंग बनाई जाती थी जिसका काम क्या होता था, इस सैक्रेड प्लेस को सेकुलर वर्ल्ड के साथ सेपरेट करने के लिए। सैक्रेड प्लेस जो हमारा माउंट का पूरा स्ट्रक्चर है वो सैक्रेड प्लेस हो गई, एंड सेकुलर वर्ल्ड बाकी का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो गया। तो इसको सेपरेट करने के लिए इसके आजू बाजू एक रेलिंग बनाई जाती थी। नीचे हम डायग्राम भी देखेंगे तब और चीजें क्लियर आपके लिए हो जाएंगी। जो अर्ली स्तूपास थे हमारा सांची का और भारत का, ये जो स्तूपास जो अर्लियर पीरियड्स में बनाए गए थे, 2nd सेंचुरी बीसी के पहले ही इनको बना दिया गया था, ये काफी सिंपल थे। हालांकि इसमें भी एक स्पेशल फीचर हमें देखने को मिलता है, वो है इनकी स्टोन रेलिंग, जिसको देख के ऐसा लगता था कि भाई बाम्बू या फिर वुडन फेंस की तरह इसको बनाया गया है, लेकिन ये एक स्पेशल फीचर था। और दूसरा एक स्पेशल फीचर था इनके गेटवेज, जो कि बहुत रिचली कार्व किए गए थे, जिसमें बहुत प्यारे डिजाइन्स वगैरह एच किए गए थे, और इनको बनाया गया था एट 4 कार्डिनल पॉइंट्स। 4 कार्डिनल पॉइंट्स मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में इनको बनाया गया था। जो वर्शिपर्स होते थे वो ईस्टर्न गेटवे से एंटर करते थे और माउंट को अपने राइट साइड में रख के क्लॉकवाइज उसका रोटेशन करते थे। जैसे कि सन का एक पूरा वो होता है ना कि ईस्ट से आए ऐसे वेस्ट की तरफ ढले, उस तरीके से क्लॉकवाइज मूव किया करते थे माउंट के अराउंड, अपने माउंट को राइट साइड में रख के, फॉलोइंग द सन्स कोर्स थ्रू द स्काई। तो ये है हमारी डिटेल अर्लियर सांची और भारत के जो स्तूपास हैं जो अर्लियर बनाए गए थे उनके बारे में, कि सिंपल होते थे, स्टोन रेलिंग्स होती थी, लेकिन स्टोन रेलिंग स्पेशल थी, और गेटवेज हमें देखने को मिल जाते हैं जिनको कार्व वगैरह किया जाता था। फिर जो लेटर पीरियड्स के स्तूपास बनवाए जाते थे उसमें हमें देखने को मिलता है काफी इलेबोरेट कार्विंग्स देखने को मिलती है। इसमें नीशेस और स्कल्पचर्स वगैरह भी ऐड किए गए थे। नीश मतलब यहाँ इस इमेज से देख लो, एक दीवार है जिसमें एक ऐसा गड्ढा टाइप का बनाया गया है जिसको हम बोलते हैं नीश बनाया गया है, जिसमें एक स्कल्पचर भी लगाया गया है। तो इस तरीके से हमारे जो लेटर पीरियड्स के, जैसे कि अमरावती का या फिर शाहजी की डेयरी इन पेशावर पाकिस्तान, ये जो हमारे बाद में बनाए गए थे स्तूपास, इनमें हमें नीशेस भी देखने को मिलते हैं और स्कल्पचर्स वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं। अब ये हमारी जो डायग्राम है इसको आप याद रख लें, इसको आप बना भी सकते हैं। अगर ये आंसर लिखने को आता है, आप जल्दी से बना सकते हैं तो ये आप बना भी सकते हैं। हमें माउंट देखने को मिल रहा है, उसके आजू बाजू रेलिंग देखने को मिल रही है, गेटवे देखने को मिल रहा है 4 कार्डिनल पॉइंट्स पे, उसके भी ऊपर हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है, हर्मिका, यष्टि और हमारा छतरी। तो आप चाहें तो सिर्फ ये डायग्राम भी बना सकते हैं ताकि आपको ये पूरा पैराग्राफ बहुत अच्छे से याद रहे। अब यहाँ पे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सीधे एक 8 मार्कर क्वेश्चन को देख रहे होंगे। किसी भी मॉन्यूमेंट की हिस्ट्री ऐसी भी हो सकती है कि उसको बनाया कैसे गया, उससे अराउंड स्टोरीज क्या चलती है, बट एक हिस्ट्री ये भी होती है कि हमने उसको डिस्कवर कैसे किया। तो वैसी ही हिस्ट्री हम देखने वाले हैं। द फेट ऑफ अमरावती एंड सांची, क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे ही आ जाता है कभी कभी 8 मार्क के लिए कि फेट बताओ अमरावती और सांची की अलग कैसे थी। तो सांची की फेट तो हमने देख ली है कि कितने अच्छे से हमारी बेगमों ने उसको प्रिजर्व करवा के रखा, तो उसका तो पूरा एक टॉपिक हमने देखा था, तो बहुत सारे पॉइंट उसके हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। लेकिन अब हम देखेंगे फेट ऑफ अमरावती। एक चीज आपको अभी पता है कि सांची पहले बनाया गया था, प्लेन एंड सिंपल था, अमरावती बाद में बनाया गया था। लेकिन अब इनके साथ होता क्या है उसको हम देखते हैं। 1796 में, डेट आप लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट डेट है, 1796 में एक लोकल राजा था जिसको खुद का एक टेम्पल बनवाना था, तो उसको यहाँ पे ये हमारा अमरावती मिल गया। अब एक और चीज ये है कि अमरावती यहाँ पे टूटी फूटी कंडीशन में मिला, कोलैप्स हो चुका था, खराब हो चुका था, लेकिन जब इसको मिला तो इसने बोला भाई बढ़िया है, पत्थर वत्थर मिल गए, चलो इसको उठा लेते अपने टेम्पल में यूज कर लेंगे। उसने वहां का कचड़ा कबाड़ा कर दिया। फिर उसको ये भी लगा कि हो सकता है इसके नीचे ट्रेजर वगैरह गड़ा हो, उसने यहाँ पे खोद खाद डाला, पत्थर इधर उधर कर दिए, पूरा कचड़ा कबाड़ा इसने यहाँ पे कर दिया। इसके बाद हमें देखने को मिलता है एक ब्रिटिश ऑफिशियल है कॉलोनल कॉलिन मैकेंजी, इनकी चैप्टर 7 में हम बहुत बात करेंगे। इस मैकेंजी साहब ने इस जगह को विजिट किया। यहाँ पे उन्होंने अलग अलग जो स्टोन स्लैब्स इनको मिल रहे थे, स्टोन के पीसेस वगैरह मिल रहे थे, स्कल्पचर के अलग अलग पार्ट्स मिल रहे थे, उनकी ड्राइंग बनाई, उनको एनालाइज किया, उनके रिपोर्ट्स वगैरह बनाए, लेकिन इनकी जो रिपोर्ट्स थी उसको कभी भी पब्लिश नहीं किया गया। फिर आते हैं 1854 में वॉल्टर एलियट साहब। ये कौन थे याद रखेंगे, एमसीक्यू में आ सकता है, कि गुंटूर आंध्र प्रदेश के कमिश्नर थे। इन्होंने अमरावती को विजिट किया। यहाँ पे जो स्कल्पचर पैनल्स मतलब स्टोन पैनल्स वगैरह इनको मिल रहे थे, इनको इन्होंने उठाया और मद्रास लेके चले गए। इसलिए इन
स्टोन स्लैब्स का जो नाम है वो इनके नाम पे पड़ गया एलियट मार्बल्स। पर क्या कबाड़ा बात है भाई कि तुम्हें कहीं के पत्थर मिले एंड तुमने उसकी कोई सिग्निफिकेंस समझी ही नहीं, तुम सीधा उसको उठा के कहीं और लेके चले गए। इसके बाद हमें देखने को मिलता है इनको वेस्टर्न गेटवे जो इसका था उसके भी स्टोन स्लैब्स वगैरह मिले, और इनका कंक्लूजन ये था कि जो अमरावती का जो स्ट्रक्चर होगा अपने टाइम पे, ये शायद सबसे मैग्निफिकेंट, सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होगा अपने टाइम का जो इस बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में बनवाया गया था। जब आपको इतनी बात समझ में आ रही है तो आपको ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि इंपॉर्टेंट है इस जगह की हिस्ट्री को प्रिजर्व करके रखना। इन्होंने बिल्कुल भी उस जगह की हिस्ट्री को प्रिजर्व नहीं किया। अगर हम बात करें 1850s तक की, तो जो स्लैब्स थे, मतलब स्टोन स्लैब्स थे अमरावती वगैरह के, वो अलग अलग जगहों पर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो कलकत्ता में है वहां पे लेके जा चुके थे। कुछ पत्थर इसके इंडिया ऑफिस मद्रास पहुंच चुके थे और कुछ पत्थर लंदन तक भी पहुंच गए थे। तो कोई हैरानी की बात नहीं है कि अगर इस अमरावती के स्टोन स्लैब्स आपको इवन लंदन के म्यूजियम या फिर किसी ब्रिटिश ऑफिशियल के बंगलों में देखने को मिल जाए। इट शोज कि भाई ये जगह की सिग्निफिकेंस को बिल्कुल भी नहीं समझ रहे थे। एंड होता क्या था ना, कोई नया ब्रिटिश ऑफिसर आता था, वो देखता था कि भाई हमारे पुराने वाले भी तो उठा के लेके चले जाते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था उनको, कोई भी पत्ता कहीं पे भी लेके चले गए, तो वो लोग भी इस पॉलिसी को अप्रूव करने लग जाते थे एंड अडॉप्ट करने लग जाते थे। तो कई बार बहुत सारे पत्थर तो इनके घरों वगैरह में होते थे। लेकिन फिर आते हैं हमारे एच कोल साहब। ये नेम बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक का, ये नाम आपको याद रखना है। इस बंदे ने क्या बोला, ये एक आर्कियोलॉजिस्ट था जिस बंदे ने बोला कि भाई इट इज अ सुसाइडल एंड इनडिफेंसिबल पॉलिसी कि किसी कंट्री को आप उसके आर्ट से लूट रहे हो, उसको आप डिफेंड नहीं कर सकते। ये काम बिल्कुल सही नहीं है कि कोई एक आर्ट फॉर्म हमें मिला है और आप उसको उठा के इधर उधर कर रहे हो, उसका पूरा कचरा कबाड़ा आप कर रहे हो। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला आपको कोई भी एंशिएंट आर्ट मिलता है, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज मिलती है जिसको आप चाहते हो कि भाई हमारे म्यूजियम में रखना है हमें, या फिर हमें घर में सजा के रखना है, तो आप उसको वहां से मत उठाओ, उसके प्लास्टर कास्ट फैसिलिटीज लेके जाओ, उसके प्लास्टर कास्ट रेप्लिकास लेके जाओ, स्ट्रक्चर के जो ओरिजिनल है वो उसी जगह पर प्रिजर्व करके रखो। यहाँ पे टर्म आता है इन सितु प्रिजर्वेशन। इन सितु का मतलब अगर एमसीक्यू में आता है तो लिख के आएंगे ऑन द स्पॉट। कोल साहब ने क्या बोला कि इन सितु प्रिजर्वेशन करो, लेकिन अनलकीली इनकी जो प्ली थी, प्ली मतलब क्या, इनकी जो रिक्वेस्ट थी, इनकी जो वो थी कि भाई आपको इन सितु प्रिजर्वेशन करना है। ये सांची के केस में तो हमने देखा कि बेगमों ने कराया था, लेकिन अमरावती के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अमरावती की जो पूरी हिस्ट्री थी उसको वहां पे तबाह कर दिया गया। तो एक क्वेश्चन अगर आता है व्हाई डिड सांची सर्वाइव एंड अमरावती डिड नॉट, तो पीछे हमने बहुत सारी डिटेल्स देख ली है सांची की भी एंड अमरावती की भी, तो वो तो आप मेंशन करके आएंगे ही। लेकिन एक पॉइंट आपका ये भी बनेगा कि जब हमने अमरावती को डिस्कवर किया तब क्या था ना, हम लोग इंपॉर्टेंस नहीं समझते थे हिस्ट्री को प्रिजर्व करके रखने की, इन जगहों की इंपॉर्टेंस को हम नहीं समझ पाए थे। अब अमरावती को हमने देखा 1796 में ही एक लोकल रूलर ने पूरा खराब कर दिया था, लेकिन सांची के केस में ऐसा नहीं हुआ। सांची को जब हमने डिस्कवर किया 1818 में, तब हम ऑलरेडी समझते थे इस जगह की इंपॉर्टेंस को। दूसरी चीज ये भी है जब हमें 1818 में सांची मिला तब ये ऑलरेडी अच्छी कंडीशन में हमें मिला था। इसके 4 में से 3 जो गेटवेज थे वो अभी भी स्टैंडिंग थे। एक गेटवे जहाँ गिरा हुआ था वो भी उसी जगह पर गिरा हुआ था जहां पे वो टूटा, मतलब उसको इधर उधर भी नहीं लेके जाया गया था। तो ऑब्वियसली ये हमें बेटर कंडीशन में भी मिला और बाद में भी मिला, इसलिए शायद इसको हम बचा पाए। वरना हो सकता है कि अगर थोड़ा सा बैड लक होता तो सांची के भी जो हमें गेटवेज वगैरह हैं या फिर सांची के भी जो स्कल्पचर्स वगैरह वो हमें पेरिस, लंदन या फिर किसी महान आदमी के घर में सजे हुए देखने को मिल जाते हैं। लास्ट लाइन में हमारे अमरावती के महाचैत्य के बारे में यही चीज लिखी गई है कि इतना बड़ा बढ़िया हमारा स्ट्रक्चर हुआ करता था एक जमाने में शायद, लेकिन अब इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एन इनसिग्निफिकेंट लिटिल माउंट टोटली डिन्यूडेड ऑफ इट्स फॉर्मर ग्लोरी। अगर आपको ये लाइन रटा जाए तो लिख के आ सकते हैं, क्योंकि जब ऐसी बढ़िया वर्ड वाली लाइन लिख के आते हैं तो एक वट पड़ता है कि हाँ भाई बच्चे ने पढ़ा हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है कि भाई इसकी जो फॉर्मर ग्लोरी थी वो अब उससे पूरी छीन ली गई। वैसे इस इमेज को भी देख लो, हमें ईस्टर्न गेटवे देखने को मिल रहा है सांची का। ईस्टर्न गेटवे वही गेटवे है जिसको इधर उधर लोग लेके जाना चाहते थे। जरा देखो इसको, कितनी कार्विंग्स इसमें की गई है, कितना बढ़िया इसको बनाया गया है। हम सारी ऑडियंस मिलके भी बनाने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं बना पाएंगे, इतना प्यारा इसको बनाया गया है। एंड नो डाउट जब ऐसी चीजें हमारे फिरंगी लोग देखते थे तो उसको शायद लेके जाना चाहते थे। यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है कि कितना ज्यादा डेकोरेशन यहाँ पे किया गया है। लेकिन अब इस चैप्टर के इस 9th टॉपिक में हम देखेंगे कि ये जो डेकोरेशन है इसका मतलब क्या होता था, इसमें बनाई क्या चीजें जा रही थी। अब इस चीज को तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि फिरंगी हमारा सामान उठा के क्यों लेके जाना चाहते थे, लेकिन जरा हम देख लेते हैं कि भाई
उन स्टोन्स में बनाया क्या जा रहा था। अगर आप इस स्टोन को देखोगे तो यहाँ पे ऐसा स्तूपा वगैरह जैसा कुछ स्ट्रक्चर बनाया गया है, फिर झोपड़ी बनाया गया है, या फिर कुछ एलिफेंट्स वगैरह और एलिफेंट बनाया गया है, एनिमल्स वगैरह बनाए गए। इसका मतलब क्या है? अगर आप डायरेक्टली देखोगे तो क्या आपको कुछ समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। लेकिन हमें इन स्कल्पचर्स को ना कंपेयर करना पड़ता है इनके डिस्क्रिप्शंस के साथ जो हमें अलग अलग टेक्स्ट में मिल रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस वाले को देखोगे तो इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है? एक रूरल सीन देखने को मिलता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ये थैच्ड हट मतलब झोपड़ी पट्टी वगैरह बने हैं, और हमें ऐसा लगता है कि मे बी एक रूरल लाइफ को डिपिक्ट किया जा रहा है। लेकिन नहीं, सबसे पहली चीज हमें दो तीन चीजें समझ में आती हैं। पहली चीज हमें देखने को मिलता है कि मे बी यहाँ पे एक चलन चित्रा को डिपिक्ट किया जा रहा है। चलन चित्रा मतलब क्या होता है? अगर एमसीक्यू में आता है तो याद रखना, वो देखे होंगे ना शो वगैरह में, देखा होगा कि राजा जी के सामने एक स्क्रोल खोलता है और फिर उसमें पढ़ के सुनाता है। उसमें इमेजेस हो सकते हैं, पिक्चर्स हो सकती हैं, फिर टेक्स्ट हो सकता है, कोई मैसेज हो सकता है। तो पहली चीज तो हमारे हिस्टोरियंस बोलते हैं कि भाई मे बी एक चलन चित्रा को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक स्क्रोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरी चीज हमें टेक्स्ट के थ्रू पता चलती है, वो ये है कि भाई ये जो सीन है ना, ये मे बी वेसांतरा जटाका का एक सीन है, जिसमें होता यह है कि एक प्रिंस है जिसने अपना सब कुछ डोनेट कर दिया एक ब्राह्मण को, अपनी फैमिली और बच्चों के साथ अब वो रिनाउंस कर चुका है हर एक चीज को। तो इसमें उस सीन को डिपिक्ट किया जा रहा है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली इसको देखोगे तो आपको कैसे समझ में आएगा कि इसमें वो सीन है? नहीं समझ में आ सकता। इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस सिंबल्स को समझना। अगर आपको बुद्धिज्म के किसी भी स्कल्पचर को समझना है तो बहुत सिंबॉलिक चीजें हैं जो आपको सिर्फ तभी समझ में आएंगी जब आपको उनका हिस्ट्री पता है, जब आपको उनके हेजियोग्राफीज आपने पढ़े हुए हैं, जब आपने बुद्धिज्म के कल्चर को, बुद्धिज्म के टेक्स्ट को पढ़ा हुआ है। तो इसलिए बुद्धिस्ट स्कल्पचर देखने के पहले हमें उनके हेजियोग्राफीज देखने पड़ते हैं। अब हेजियोग्राफीज के थ्रू हमें एक चीज तो पता है कि गौतम बुद्ध को इनलाइटनमेंट कब मिली? जब वो मेडिटेट कर रहे थे अंडर अ ट्री। अब ये ट्री कौन सा है? बोला जाता है एक पीपल ट्री है जिसके अंडर गौतम बुद्ध मेडिटेट कर रहे थे, और उस ट्री को बोधि ट्री टर्म से रेफर किया जाता है। तो याद रखना, बोधि ट्री। अब हम देखते हैं कि भाई जो रिप्रेजेंटेशन होता था वो कैसा होता था। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि ट्री तो बनाया गया है लेकिन ट्री के अंदर गौतम बुद्ध को नहीं बनाया गया है। तो ये चीज आप याद रखेंगे, ये एमसीक्यू में भी आता है और आपको लिखने को भी आ सकता है कि कहीं पे अगर एम्प्टी सीट बनाई गई है, जैसे कि हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो इट यूज टू इंडिकेट कि गौतम बुद्ध की यहाँ पे मेडिटेशन हो रही। तो वहां पे डायरेक्टली बुद्धा को नहीं बनाया गया है, लेकिन एम्प्टी सीट को उनकी मेडिटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता था। ऐसे ही अगर कहीं पे स्तूपा बनवाया गया है तो स्तूपा रिप्रेजेंट करता है गौतम बुद्ध की महापरिनिब्बना को। आई होप ये टर्म आपको अभी भी याद होगा। अगर नहीं याद होगा तो भाई क्या 2x 3x पे देख रहे हो भाई? आराम से देखो, ऐसे इतनी सारी चीजें फटाफट में दिमाग में नहीं घुस पाती है कभी कभार। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि अगर व्हील कहीं पे बनाया गया तो व्हील रिप्रेजेंट करता है गौतम बुद्ध के फर्स्ट सरमन को, जो कि सारनाथ में उन्होंने डिलीवर किया था। तो ये आप याद रखेंगे। यहाँ पे हमें एम्प्टी सीट देखने को मिल रही है जो कि उनके मेडिटेशन को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे स्तूपा देखने को मिल रहा है और यहाँ पे हमें व्हील देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर आपको ये लिख के आना पड़ सकता है कि भाई अगर बुद्धिज्म में कहीं पे आपको कोई ट्री देखने को मिल रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे सिर्फ ट्री को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, या फिर कहीं पे बंदा देखने को मिल रहा है, हाथी देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है उसका एक डीपर सिंबॉलिक मीनिंग हो जो आपको पढ़ना पड़ेगा, हिस्टोरियंस को जिससे फैमिलियराइज होना पड़ेगा, और उसके बाद ही आपको ये सारे फिगर्स वगैरह समझ में आएंगे। लेकिन कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब हमें देखने को मिलता है कि जरूरी नहीं है कि सारा जो आर्ट फॉर्म है वो बुद्धिस्ट आइडियाज से ही इंस्पायर हो रहा हो। अब सोसाइटी में हो क्या रहा था ना कि बुद्धिज्म में बहुत सारे ऐसे जो लोग आ रहे थे वो नॉन बुद्धिस्ट थे। फॉर एग्जांपल, ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन के लोग आ रहे थे, इस वाले ट्रेडिशन के, उस वाले ट्रेडिशन के, अब ये लोग बुद्धिज्म में आ रहे थे। तो ये सिर्फ आते नहीं थे, अपने पुराने आइडियाज, अपना आर्ट फॉर्म भी लेके आ जाते थे। तो वही यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है जब हमारे हिस्टोरियंस ने देखा कि भाई एक ब्यूटीफुल विमेन है जो गेटवे में ऐसे लटकी हुई है और भाई हम इसको देखते, तो अब इसको हम क्या समझे? बुद्धिज्म में कहीं ये चीज ऐसा कुछ तो नहीं दिखाया जा रहा है बुद्धिज्म में, तो अब इससे हम क्या समझे? तो इसके डिस्क्रिप्शन को आपको याद रखना है। डिस्क्रिप्शन क्या है? एक ब्यूटीफुल विमेन है सिंगिंग फ्रॉम द एज ऑफ अ गेटवे, जो कि हमें ऑब्वियसली देखने को मिल ही रही है, और एक
पेड़ को वो पकड़ी हुई है। तब इससे स्कॉलर्स को तो एकदम कंफ्यूजन हो गया कि भाई ये क्या चल रहा है बुद्धिज्म में। लेकिन जब हमने अलग अलग टेक्स्ट वगैरह पढ़े तो हमें पता चला कि मे बी शी इज, अब ये टर्म आपको लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो, ये बताया जाता है कि मे बी ये शालाभंजिका का रिप्रेजेंटेशन है। ये हमें संस्कृत उससे संस्कृत ट्रेडिशन से इस टर्म के बारे में पता चलता है। बताया जाता है कि शालाभंजिका एक ऐसी फिगर थी जिसके टच से पेड़ों में फ्रूट्स वगैरह आ जाते थे, जिससे टच से फ्लावर्स वगैरह उग जाते थे। तो मे बी इनको एज अ ऑस्पिशियस सिंबल देखा जा रहा हो, ये एमसीक्यू में आ सकता है कि इनको एज एन ऑस्पिशियस सिंबल देखा जा रहा है, या फिर सिर्फ इन मॉन्यूमेंट्स को डेकोरेट करने के लिए इनको वहां पे बनाया जा रहा है। लेकिन एक चीज क्लियर है कि यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन देखने को मिल रहा है बुद्धिज्म का बाकी अदर ट्रेडिशन से। जो बाकी ट्रेडिशंस के लोग थे वो अपने प्री बुद्धिस्ट या फिर नॉन बुद्धिस्ट आइडियाज को भी बुद्धिज्म में अब लेके आ रहे थे। इनके स्कल्पचर्स जो सांची वगैरह में देखने को मिले उनमें हमें ऐसी बहुत सारी चीजें देखने को मिली हैं। इसके अलावा अब एक इमेज हमने देख ली शालाभंजिका की, इसके अलावा बाकी इमेजेस भी हमें देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे सुंदर सुंदर हमें एनिमल्स के डिपिक्शन देखने को मिले हैं। अब इनका मतलब क्या है? हो सकता है एनिमल्स के एट्रीब्यूट्स को यहाँ पे किसी और चीज को सिंबलाइज करने के लिए यूज किया जा रहा है। कौन से एलिफेंट्स, हॉर्सेस, मंकी, कैटल, ये सब हमें एनिमल्स देखने को मिले हैं। अब जटाकास में बहुत सारे एनिमल स्टोरीज हमें देखने को मिल जाती है, तो हो सकता है उनको यहाँ पे सांचीज के मॉन्यूमेंट्स में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। या फिर ये भी पॉसिबल है कि लाइवली सीन्स बनाने के लिए, बस सुंदर बनाने के लिए, इनको डेकोरेट करने के लिए इनको बनाया जा रहा है। या फिर ये भी पॉसिबल है कि इनके ह्यूमन एट्रीब्यूट्स को शोकेस करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट्स को ऐसा देखा जाता है कि भाई इट सिग्निफाइज स्ट्रेंथ एंड विजडम, तो इसको शोकेस करने के लिए मे बी एलिफेंट को वहां पे बनाया जा रहा है। अब इस पे हम आएंगे, लेकिन इस पहले पैराग्राफ को हम खत्म कर लेते हैं। एक और हमें मोटिव देखने को मिलता है, एक विमेन का ऊपर हमें इमेज देखने को मिलेगी। सीधे इमेज से हम इसको पढ़ लेते हैं। अब एक विमेन है जिसके आजू बाजू हमें एलिफेंट देखने को मिल रहा है, जिसको देख के ऐसा लग रहा है कोई अभिषेक यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब इससे हम क्या समझे? जब हिस्टोरियंस से टेक्स्ट वगैरह पढ़े तब उनका कहना ये था, अभिषेक टर्म के लिए आप इंग्लिश में कॉन्सेक्रेशन टर्म भी यूज कर सकते हैं। अगर ना याद आए तो अभिषेक भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हिस्टोरियंस का कहना था ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये रिप्रेजेंटेशन है माया का। अब माया कौन है? मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया था कि गौतम बुद्ध की जो रियल मदर थी उनकी अर्ली डेज में ही डेथ हो गई थी, उनका नेम है माया। तो कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं डिपिक्शन माया का है, कुछ बोलते हैं कि नहीं, मदर ऑफ बुद्धा माया का डिपिक्शन नहीं है, बल्कि एक पॉपुलर गॉडेस है गज लक्ष्मी, जिनका डिपिक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। गज लक्ष्मी, गज मतलब क्या होता है? एलिफेंट। ये बेसिकली गॉडेस ऑफ गुड फॉर्च्यून है, जिसको अक्सर एलिफेंट्स के साथ एसोसिएट किया जाता है। तो कुछ हिस्टोरियंस का बोलना है कि नहीं भाई ये माया है, कुछ का बोलना है नहीं भाई ये गज लक्ष्मी है, और कुछ का कहना है कि हो सकता है जो देखने वाले लोग हों वो उनको बोथ एज माया एंड गजलक्ष्मी आइडेंटिफाई करते हो। अगर हम इस इमेज को देखें तो इसमें एक बंदा खड़ा है, पीछे लोग सर्वेंट्स वगैरह है, मे बी कुछ डाल रहे हैं, मे बी किसी अभिषेक वगैरह को यहाँ पे भी रिप्रेजेंट किया जा रहा है, फिर मे बी नॉर्मल कोर्ट लाइफ को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे हमें काफी अच्छी शेडिंग टेक्निक्स वगैरह देखने को मिलती है। तो ये अगर इमेज आती है क्वेश्चन में तो लिख के आना, मतलब टिक करके आना एमसीक्यू में, अजंता केव की पेंटिंग हमें देखने को मिल रही है। इसके बाद हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग केस देखने को मिलता है, हमें बहुत सारे सरपेंट के इमेजेस भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि पीछे वाले में भी हमें एक इमेज देखने को मिल रही है, सांप सपोड़े ये देखने को मिल रहे हैं। तो अब इससे हम क्या समझे? अब हमें तो पता है कि आप किसी भी चीज को डायरेक्टली फेस वैल्यू पे नहीं ले सकते, आपको टेक्स्ट वगैरह पढ़ना होता है। लेकिन जेम्स फर्ग्यूसन साहब को नहीं पता था। जेम्स फर्ग्यूसन कौन थे? एक मॉडर्न एंड आर्ट हिस्टोरियन थे। इन्होंने यहाँ पे जब सांची में देखा इतने सारे सरपेंट इमेजेस को, इतने सारे ट्रीज वगैरह को, तो इनको क्या लगा कि ये एक ऐसी जगह है जहां पे ट्रीज को, सरपेंट वगैरह को वर्शिप किया जाता होगा। लेकिन भाई साहब आप हेजियोग्राफीज वगैरह पढ़े, आप बाकी टेक्सचुअल ट्रेडिशंस वगैरह पढ़े, तब आपको समझ में आएगा कि किसी भी चीज को आप फेस वैल्यू पे नहीं ले सकते। एक और चीज कि अब यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ है सरपेंट वगैरह किस चीज को रिप्रेजेंट करते थे, तो मे बी वो किसी एक ऐसे ट्रेडिशन को बिलोंग करते होंगे जिनको टेक्स्ट में ज्यादा लिखा नहीं जा रहा था। तो इसलिए शायद हमें नहीं पता है कि इन सरपेंट्स वगैरह की इमेजेस यहाँ पे क्यों यूज की जा रही। वैसे स्नेक और सरपेंट में अंतर क्या होता है? स्नेक हम प्रेजेंट डे में यूज करते हैं, सरपेंट हमें टर्म देखने को मिलता है किसी भी पुरानी स्टोरीज वगैरह में। तो जब सिंबॉलिक यूज करना होता है तो हम सरपेंट, ऐसे नहीं बोलते सरपेंट है, नहीं, जब जनरली सिंबॉलिक यूज करना होता है फिर पुराने टाइम पे सरपेंट टर्म यूज किया जाता होगा। अब हम
स्नेक टर्म ही यूज कर लेते हैं, आप भूल जाए तो स्नेक ही लिख के आ जाए। अब हम एक क्रेजी चीज को देखते हैं, ये डेट याद रखना 1st सेंचुरी सी, जब बुद्धिज्म को आए हुए कई साल हो चुके हैं ऑलरेडी। इस टाइम पीरियड में क्या होता है, अब कुछ चेंजेस आने लग जाते हैं। गौतम बुद्ध ने क्या बोला कि सेल्फ एफर्ट इंपॉर्टेंट है, खुद के एक्शंस इंपॉर्टेंट है। बुद्धा को ऐसे देखा जाता था कि भाई एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग थे सिद्धार्थ, जिन्होंने एफर्ट्स डाले, मेडिटेशन वगैरह किया, हेंस इनलाइटनमेंट अटेन किया, इस फिर साइकिल को उन्होंने छोड़ा। लेकिन अब नया कॉन्सेप्ट क्या आ गया है, नया कॉन्सेप्ट आ गया है सेवियर का। इसमें यह देखा जाता है कि भाई अब गौतम बुद्ध को ऐसा माना जाने लगा कि भाई उनकी वर्शिपिंग करें तो भी आपको सैल्वेशन मिल जाएगा। एंड यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ जाता है बोधिसत्तास का। अब ये लोग कौन है, ये वो लोग हैं जो कि काफी डीपली कंपैशनेट बीइंग्स हैं, जिन्होंने खुद के एक्शंस तो अच्छे किए हुए हैं, मेरिट अक्यूमुलेट किया हुआ है, लेकिन इसको निब्बन अटेन करके इस वर्ल्ड को लीव करने के लिए यूज नहीं किया, बल्कि अब ये लोग इस अर्थ में लोगों को हेल्प कर रहे हैं सैल्वेशन अटेन करने के लिए। तो बेसिकली सेवियर का नोशन हमें यहाँ पे अब देखने को मिल जाता है। तो बुद्धा एंड बोधिसत्तास की जो वर्शिपिंग थी वो अब इस ट्रेडिशन में चालू हो गई। अब ये जो नया ट्रेडिशन है, ये लोग खुद को क्या बुलाते हैं, महायाना बुलाते हैं। महायाना का लिटरल मीनिंग आता है तो टिक करके आना, द ग्रेट व्हीकल। एंड जो पुराने ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले लोग थे, उनको महायाना वाले लोग क्या बुलाने लगे, उनको बुलाने लगे हिनायना, जिसका मीनिंग है लेसर व्हीकल। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, पुराने ट्रेडिशन वाले लोग खुद को हिनायना नहीं बुलाएंगे, लेसर व्हीकल क्यों बुलाएंगे? तो वो खुद को क्या बुलाते हैं, वो खुद को बुलाते हैं थेरावादिन्स। और इस थेरावादिन ट्रेडिशन में जो वो लोग थे जो कि काफी रिस्पेक्टेड थे, जो टीचर्स वगैरह बन रहे थे, ये टर्म हमने पहले ही देख लिया, विमेन के लिए थेरीज, और यहाँ पे हमें टर्म देखने को मिल रहा है थेरास। ये अगर राइट में देखोगे तो अब हमें ऐसी बुद्धा की या बोधिसत्तास की इमेजेस वगैरह देखने को मिल जाती है, जिनको अब वर्शिप किया जा रहा था, क्योंकि अब माना जा रहा था कि भाई इनकी वर्शिपिंग से भी हमें सैल्वेशन मिल सकता है। अब ये जो सेवियर का नोशन हमने बुद्धिज्म में देखा है, बुद्धिज्म का यूनिक नहीं है, बल्कि हमें देखने को मिलता है कि हिंदुइज्म में भी बहुत टाइम से ये चीज चल रही थी। तो हम वही बात कर लेते हैं यहाँ पे पुरानिक हिंदुइज्म की। पुरानिक मतलब जो हम पुराण के थ्रू हमें बहुत सारे स्टोरीज के बारे में और ट्रेडिशन के बारे में पता चलता है। अब पुराने और वैदिक और हर एक अलग अलग कल्ट को हम आज की डेट में हिंदुइज्म बुला देते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। इसके हम एक और चैप्टर में बहुत अच्छे से बात करेंगे हिंदू टर्म कहाँ से आता है। लेकिन ये चीज आपको अभी याद रखना है कि इनको कई हजारों सालों बाद सबको हिंदुइज्म में इंक्लूड किया गया। पहले ये खुद को अलग अलग कल्ट की तरह ही देख रहे होते थे। अब अगर हम बात करें वैष्णविज्म की, तो वैष्णविज्म एक फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म है जिसमें विष्णु जी को मेन डाइटी माना जाता है, प्रिंसिपल डाइटी माना जाता है। शैविज्म की अगर हम बात करें तो इस ट्रेडिशन में शिव जी को चीफ गॉड माना जाता है। तो हमें यहाँ पे ऐसे अलग अलग ग्रुप्स देखने को मिल रहा है, जिसमें हो क्या रहा है, सब लोग अपने अपने चोजन डाइटी की वर्शिपिंग कर रहे हैं। एंड हमें एक भक्ति का बॉन्ड देखने को मिल रहा है बिटवीन द भक्त एंड द डिवोटी। तो अब इसी की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हमें कैसे अलग अलग कल्ट देखने को यहाँ पे मिलते हैं और सेवियर का नोशन देखने को मिलता है। सेवियर का नोशन तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे मिल ही रहा है कि लोग अपने अपने डाइटीज को वर्शिप कर रहे हैं, उनको एज सेवियर देख रहे हैं कि भाई इनकी वर्शिपिंग से हमें सैल्वेशन मिल सकता है। अब वैष्णविज्म की अगर हम बात करें तो हमें क्या देखने को मिलता है, विष्णु जी के अलग अलग अवतार हमें देखने को मिलते हैं। अवतार के लिए हम टर्म इनकारनेशन यूज कर सकते हैं। इनके कितने अवतार बताए गए थे एमसीक्यू में आ सकता है, तो आपको याद रखना है वैष्णविज्म में हमें विष्णु जी के 10 अवतार देखने को मिल जाते हैं, जिसका एक का रिप्रेजेंटेशन हमें यहाँ पे मिल रहा है। ये है हमारा बोअर अवतार, जिसके बारे में हमें यहाँ पे बताया गया, जिसको हम वराह अवतार भी बताते हैं। इसमें हो क्या रहा है, मदर गॉडेस को आईहोल कर्नाटका में सेव कर रहे हैं। अब बेसिकली सीन ये था, बोला जाता था और माना जाता है कि जितनी भी बार इस दुनिया को सेविंग की जरूरत पड़ी, जब इविल फोर्सेस बढ़ जाती थी, तो विष्णु जी एक अपना अवतार ले लेते थे एंड वो आके दुनिया को बचाते थे। तो ये हमें एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि आज की डेट में भी काफी ज्यादा पॉपुलर है। अब इससे एक चीज होती क्या है ना, कि बहुत सारे अलग अलग डाइटीज हैं। अब अलग अलग इमेजेस, विष्णु जी इधर पे अलग तरीके से दिख रहे हैं, बोअर अवतार में अलग तरीके से दिख रहे हैं, यहाँ पे अलग तरीके से दिख रहे हैं, लेकिन इन सबको रिगार्ड किया जा रहा है कि भाई ये विष्णु जी के ही अलग अलग अवतार हैं। तो इससे भी एक काइंड ऑफ एक क्लोज नेट कम्युनिटी टाइप की, एक यूनिफाइड रिलीजियस ट्रेडिशन टाइप का बनाया जा पाता है इस चीज के थ्रू भी। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि कई जगहों पे इनको अलग अलग फॉर्म में इन स्कल्पचर्स रिप्रेजेंट भी किया जाता था, जैसे कि बाकी सारे डाइटीज को भी किया जाता था। अगर हम बात करें शिव जी की, तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि शिव जी को एज शिवलिंग रिप्रेजेंट किया जा रहा होता था। ओकेजनली हमें देखने को मिलता है इनको ह्यूमन फॉर्म्स में भी रिप्रेजेंट किया जा रहा था। अब
ये जो पूरा टॉपिक है ना, इसका क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि पौराणिक हिंदुइज्म के बारे में आपको, उनके सेवियर ऑफ नोशन ऑफ सेवियर के बारे में आपको क्या क्या पता चलता है, तो ये पूरा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसके बाद लास्ट में इस चीज को भी देख लो, ये जो पूरा रिप्रेजेंटेशन की हम बात कर रहे हैं, जो स्कल्पचर्स वगैरह हमें देखने को मिलते हैं, उसमें हमें बहुत सारी डीप सिंबॉलिक मीनिंग की चीजें देखने को मिलती है यहाँ पे भी। फॉर एग्जाम्पल, वो क्या हेड ड्रेसेस पहने हुए हैं, अपने सर पे क्या पहने हुए हैं, क्या ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं, वो क्या आयुधास मतलब कौन से वेपन्स या फिर ऑस्पिशियस ऑब्जेक्ट पकड़े हुए हैं, ये हर एक जो सिंबल है वो किसी एक डीपर मीनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। मे बी किसी एक एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट, किसी एक फीचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर वो किस सीटेड पोजीशन में बैठे हुए हैं। ये अलग अलग चीजें अलग अलग चीजों को सिग्निफाई कर रही होती है। इनको अगर आप डायरेक्टली देखोगे तो आपको इसका मीनिंग समझ में नहीं आएगा। इसलिए अब बुद्धिज्म के केस में हम क्या पढ़ते थे, बुद्धिस्ट टेक्स्ट पढ़ते थे, हेजियोग्राफीज वगैरह पढ़ते थे। अब यहाँ पे हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें पुराण्स वगैरह पढ़ना पड़ेगा। पुराण्स को, इसका टाइम पीरियड आपको याद रखना पड़ेगा। किसने कंपाइल किया, ब्राह्मण्स ने। कौन सी लैंग्वेज में, संस्कृत में हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली इजियर संस्कृत इसमें हमें देखने को मिलती है। एंड टाइम क्या है, अबाउट मिडिल ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम कॉमन एरा। अब क्योंकि हमें इसमें कंपैरेटिवली सिंपलर संस्कृत देखने को मिलती है, इससे हमें समझ में आता है कि मे बी इनका एक्सेस वेद से बहुत ज्यादा था। अब इनमें हमें जो स्टोरीज देखने को मिलती है, ये वो स्टोरीज थी जिनको लोगों ने कंपोज किया था और सर्कुलेशन में थी ओरली बहुत टाइम से। इनमें हमें गॉड्स और गॉडेसेस की स्टोरीज और किस्से कहानियां देखने को मिल जाते हैं, जिनको अब इन सिंपलर संस्कृत में लिख दिया गया था। एंड बोला जाता है क्योंकि इसकी संस्कृत सिंपल है, इट शोज कि मे बी इसको पढ़ के लोगों को सुनाया जाता था। इवन विमेन और शूद्रा, जिनको वैदिक लर्निंग का एक्सेस नहीं दिया जाता था, इनको भी ये जो हमारे पुराण की स्टोरी है वो सुनाई जाती थी। बोला जाता है जो पुराण की स्टोरीज वगैरह का इवोल्यूशन हुआ था वो ऐसे हुआ था कि लोग ट्रेवल कर रहे थे, कम्युनिकेट कर रहे थे, एंड अलग अलग जो ग्रुप्स थे, ब्राह्मण्स हो गए, मर्चेंट्स हो गए, बाकी लोग हो गए, इन लोगों के कम्युनिकेशन के थ्रू ही ये स्टोरीज वगैरह सोसाइटी में इवॉल्व हुई थी। यहाँ पे एक और केस बताया गया है इसी इंटीग्रेशन का, वासुदेव कृष्ण। ये मथुरा रीजन के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डाइटी थे, लेकिन आज की डेट की अगर हम बात करें तो ऑल ओवर इंडिया का, ऑल ओवर वर्ल्ड इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी है। इट शोज कि कैसे जब सोसाइटी में इंटीग्रेशन होता है, अलग अलग कम्युनिटीज का कम्युनिकेशन होता है, तो भी हमें बहुत सारी स्टोरीज स्प्रेड आउट होते हुए देखने को मिल जाती है और वर्शिप काफी ज्यादा बढ़ रही होती है। अब हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बिल्डिंग टेम्पल्स, इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ। अभी हमने बुद्धिज्म के स्ट्रक्चर्स तो देख लिए, लेकिन अब हम हिंदुइज्म के टेम्पल्स वगैरह को देख लेते हैं। इसके बारे में जब क्वेश्चन आएगा तो आप क्या क्या लिखेंगे वो यहाँ पे आप देख लो। एक टाइम आपका इंट्रोडक्शन कैसे बन सकता है, एक जगह पर जब हमने देखा कि सांची वगैरह बन रहे हैं, उसी टाइम पीरियड पर बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स वगैरह भी बन रहे थे, जिनमें गॉड्स और गॉडेस की इमेजेस वगैरह रखी जा रही थी। अब इनिशियली, अब यहाँ तक तो इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद आप लिखेंगे इनिशियली जो अर्ली टेम्पल्स होते थे वो बहुत स्मॉल स्क्वायर रूम्स की तरह होते थे, जिनको हम बुलाते हैं गर्भगृह। कि भाई एक छोटा सा स्क्वायर रूम है, इसमें गॉड या गॉडेस की इमेजेस वगैरह यहाँ पे रखी हुई है, ये है हमारा गर्भगृह, जो कि छोटा सा श्राइन है जिसमें टेम्पल में वर्शिप हो रही है। लेकिन धीरे धीरे ये बहुत इवॉल्व होने लगे। अब इनके ऊपर टॉल स्ट्रक्चर्स बनाए जाने लगे, जिनको हम बुलाते हैं शिखर। अब छोटा सा मान लेते हैं एक मंदिर था, उसी के ऊपर एक बड़ा सा शिखर बना दिया गया उस सेंट्रल श्राइन के ऊपर। तो ये एडिशंस हमें देखने को मिलने लगे। फिर इन टेम्पल्स को बहुत ज्यादा डेकोरेट किया जाने लगा। अब सिर्फ इमेजेस नहीं बल्कि स्कल्पचर्स वगैरह उनमें रखे जाने लगे। एंड लेटर पीरियड्स में हमें देखने को मिलता है कि टेम्पल्स में बहुत बड़े बड़े हॉल्स बनाए जाने लगे, बहुत बड़ी बड़ी वॉल्स और गेटवेज बनाए जाने लगे, एंड इवन वाटर सप्लाई के लिए फैसिलिटीज वगैरह हमें देखने को मिल जाती हैं। अब कई बहुत सारे पुराने भी छोटे छोटे गर्भगृह थे जिनमें एडिशंस किए जाने लगे। कई जो नए टेंपल बन रहे थे वो सीधे ही बहुत बड़े बड़े बन रहे थे। जैसे कि हमें एक यहाँ पे टेंपल का एग्जांपल देखने को मिलता है देवघर उत्तर प्रदेश का। ये तो ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ऐसे ही छोटे छोटे टेंपल्स में भी कई बार फ्यूचर में ह्यूज एडिशंस कर दिए जाते थे। अब यहाँ तक तो ठीक था, एक सिंपल डिस्क्रिप्शन था। अगर इसका क्वेश्चन आता है तो पहले आप डिस्क्रिप्शन इस चीज का दे देंगे, उसके बाद आप क्या लिखेंगे। हमें एक यूनिक फीचर देखने को मिलता है अर्ली टेम्पल्स का, वो ये था कि कुछ उनमें से ऐसे होते थे जो कि बड़े बड़े पत्थरों को हॉलो आउट करके आर्टिफिशियल केव्स की तरह बनाया जाता। जो आर्टिफिशियल केव्स बनाने का ट्रेडिशन है ये बहुत पुराना है, जिसके हम अगले पेज में बात करेंगे। पहले इस विष्णु जी की इमेज को देख लो, वो एक सरपेंट के नीचे बैठे हुए हैं। अब अभी इस इमेज को देख लो, फिर इसके अगले चैप्टर में एक और इमेज आएगी जिसमें मैं बोलूंगा कि याद करो एक पुरानी इमेज हमने विष्णु जी की देखी थी। तो यहाँ पे हम एक अलग ही रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं विष्णु जी का, वहां पे हम एकदम अलग रिप्रेजेंटेशन देख रहे होंगे।
जैसे कि मैंने बोला कि हमारा जो केव्स बनाने का आर्टिफिशियल केव्स बनाने का ट्रेडिशन था वो बहुत ज्यादा पुराना था। सबसे इनिशियल जो आर्टिफिशियल केव्स बनवाई गई थी वो 3rd सेंचुरी बीसी में बनवाई गई थी। किसने ऑर्डर दिया था? अशोका ने ऑर्डर दिया था। किसके लिए? आजीविका सेक्ट के रिनाउंसर्स के लिए। आजीविका सेक्ट मैंने पहले भी बताया था, याद रखना, इनकी हम बात आगे कर रहे होंगे। पहले हमें ये देखने को मिलते हैं, फिर हमें इनका एवोल्यूशन भी देखने को मिलता है हमारे आर्टिफिशियल केव्स बनाने का, जो कि कल्मिनेट मतलब अपने पीक पे पहुंचता है 8th सेंचुरी कॉमन एरा में, जब एक बहुत बड़ा टेम्पल कैलाशनाथ टेम्पल पूरा का पूरा कार्व आउट कर दिया गया एक इंटायर रॉक से, जो कि कैलाशनाथ अ नेम ऑफ शिवजी है, जो कि हमें यहाँ इमेज में देखने को मिल रहा है। एक ऐसा टेम्पल है जिसमें आप आज भी विजिट कर सकते हैं। जब इसके स्कल्पटर ने इसको बनाया और खत्म किया तो वहां पे हमें कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है, जिसमें चीफ स्कल्पटर ने खुद ने इसको लिखा है एलोरा में कि ओह हाउ डिड आई मेक इट, लाइक कैसे मैंने इसको बना दिया, इतना प्यारा टेम्पल देखो। इसको एक रॉक से बनाया गया है, कार्व आउट करके, अलग अलग पत्थर नहीं लगाए गए हैं, बल्कि एक रॉक को कार्व आउट किया, उस आर्टिफिशियल केव लाइक टेम्पल को बनाया गया। लाइक सच में कैसे ही हो गया। एंड ये चीज आपको याद रखना है, कहाँ पे है? हमारे एलोरा में। ऐसे ही हमें साइड में एक इमेज देखने को मिल रही है, केव टेम्पल की एंट्रेंस हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब फाइनली इस चैप्टर के हम आखिरी और एकदम इजी टॉपिक में आ जाते हैं, जिसका क्वेश्चन आता है, लेकिन एक बार सुन लोगे पूरा टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको हम देख लेते हैं। हमें बहुत सारी चीजें मिल गई हैं इस चैप्टर में। हमने कितना सारा आर्ट फॉर्म देखा ना, हमने स्कल्पचर्स देखे, हमने आर्किटेक्चर की बहुत सारी बात करी, हमने पेंटिंग्स वगैरह देखे, लेकिन एक चीज ऑब्वियस है कि बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिनको जो हमें कभी नहीं मिलेंगी, जो पास्ट में गुम हो गई कहीं ना कहीं। लेकिन एक चीज तो है, हमें इन आर्टिस्ट का जो विजन था, ये जो लोग पोर्ट्रे करना चाहते थे, इन स्कल्पटर्स का, इन मेसन्स का जो विजन था, वो हमें इस आर्ट फॉर्म्स के थ्रू समझ में आता है। लेकिन हमें हर एक चीज समझ में नहीं आती, क्योंकि हम देख तो रहे चीजों को, लेकिन क्या उनका एक्चुअल मीनिंग होता होगा उसको समझना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। 2000 साल पहले, 2-2,500 साल पहले जो लोग रहते थे, वो इनको किस तरीके से देखते होंगे, वो इनको किस तरीके से वर्शिप करते होंगे, या फिर उनके लिए ये क्या मीन करती होंगी, हमें ये सब चीजें शायद कभी भी 100% एक्यूरेटली तो समझ में नहीं आएंगी। लेकिन कुछ स्ट्रेटेजीज है जो हम यूज करते हैं, जिसको हम यहाँ पे पढ़ रहे होंगे, जिसका क्वेश्चन भी आता है कि क्या स्ट्रेटेजीज हम यूज करते हैं। अब 19th सेंचुरी में जो हमारे यूरोपियन स्कॉलर्स थे, जो इनको स्टडी कर रहे थे, जब उन्होंने पहली बार हमारे इंडिया के भगवानों को, गॉड्स और गॉडेसेस के स्कल्पटर्स वगैरह देखे, तो उनको उनका मीनिंग नहीं समझ में आया। उनको तो बल्कि दे वर हॉरिफाइड इन ग्रोटिस्क पिक्चर्स वगैरह को, इन ग्रोटिस्क स्कल्पचर्स वगैरह को देख के, मतलब ग्रोटिस्क मतलब एकदम ऑड और डिस्टॉर्टेड और अगली स्कल्पचर्स वगैरह जब वो देखते थे कि भाई ऊपर किसी एनिमल का सर है, नीचे कोई ह्यूमन बॉडी है, या फिर इस तरीके से मल्टीपल आर्म्स वगैरह है उस स्कल्पचर में, तो उनको समझ में ही नहीं आता था कि भाई क्या है। तो उनको हमारा इंडिया का आर्ट फॉर्म सही नहीं लगता था। तो ये लोग कोशिश क्या कर रहे थे, जो यूरोपियन स्कॉलर्स थे, वो इंडियन आर्ट फॉर्म को एंशिएंट ग्रीक्स के आर्ट फॉर्म से कंपेयर कर रहे थे। लेकिन कैसे आप कंपैरिजन कर सकते हो? जो एंशिएंट ग्रीस का आर्ट फॉर्म है, वहां पे ह्यूमंस को रियलिस्टिकली पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पे इंडिया में भगवानों को बनाया जा रहा है, तो आप ऐसे कंपैरिजन ड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन अब ये लोग तो कर रहे थे। तो इन लोगों का कहना क्या था कि भाई ग्रीक आर्टिस्ट बहुत बढ़िया है, इंडिया के जो आर्ट फॉर्म है वो बिल्कुल बेकार है। लेकिन फिर जैसे कि हमने पिछले चैप्टरों में भी बात करी कि नॉर्थ वेस्ट रीजन वो वाला रीजन था, हमारा तक्षशिला और पेशावर वाला जो रीजन था, वहां पे ग्रीक इन्फ्लुएंस था, वहां पे इंडो ग्रीक रूलर्स थे जो 2nd सेंचुरी बीसी के अराउंड रूल कर रहे थे। तो इन लोगों के इन्फ्लुएंस के कारण जो हमें बुद्धा और बोधिसत्तास के जो हमें स्कल्पचर्स वगैरह देखने को मिलते हैं, वो थोड़े से रियलिस्टिक टाइप्स देखने को मिलते हैं। एक की आप इमेज यहाँ साइड में भी देख सकते हो, पहले भी हमने कुछ कुछ देखी हुई है। तो जब इसको हमारे यूरोपियन स्कॉलर्स ने देखा, तो उन्होंने बोला कि भाई ये इंडिया का बेस्ट आर्ट फॉर्म है, क्योंकि थोड़ा सा ग्रीक मॉडल से ये मैच कर रहा था। लेकिन क्या ये तरीका सही है? ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल भी नहीं। ये लाइन आप याद रख सकते हैं। ये जो तरीका ये लोग यूज कर रहे थे, इट वॉज डिवाइजिंग यार्डस्टिक्स derived from familiar to compare and to understand the unfamiliar। मतलब क्या कि आपने यार्डस्टिक मतलब क्या होता है कि एक स्टिक है, मान लेते हैं 1 यार्ड की, तो आपने यहाँ पे नाप लिया इतना है, यहाँ पे नाप लिया इतना है, तो आप जिस भी चीज से उसको नापोगे तो आपको 1 यार्ड वहां पे पता चलता चला जाएगा। एक यार्डस्टिक होती है, इसको आप बिल्कुल याद ना रखें, भूल जाए। लेकिन अब बेसिकली कोशिश क्या कर रहे थे ये लोग,
फेमिलियर को अनफेमिलियर से कंपेयर करके उसको कंपेयर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये तरीका तो बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको पता है कि जब आप इस अनफेमिलियर चीजों को देख रहे हो तो आपको वहां का मीनिंग समझना इंपॉर्टेंट है। तो ये तरीका तो बहुत गलत हो गया। लेकिन दूसरा तरीका क्या है कि हम भाई टेक्सचुअल ट्रेडिशंस को स्टडी कर रहे हैं। अब ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ भाई बेस्ट तरीका, लेकिन इसमें भी खुद के कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या है कि भाई आपको कई बार पता ही नहीं चलता कि किस टेक्स्ट से इसको हम मैच करें। कई बार हमें समझ में नहीं आ पाता। इसका एग्जाम्पल आप लिखेंगे महाबलीपुरम तमिलनाडु, हमें एक बहुत बड़ा रॉक सरफेस पे हमें पूरा ऐसा वो देखने को मिल जाता है जिसका मीनिंग समझना बिल्कुल भी आसान नहीं है। आप पूरा डिस्क्रिप्शन वहां पीछे दिया हुआ है, मैं इस इमेज से ही आपको समझा रहा हूं। तो अब हमारे जो हिस्टोरियंस, अब जिन्होंने हमारे पुराण्स वगैरह पढ़े हैं, जिन्होंने हमारे एपिक्स वगैरह पढ़े, वो इसके मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। तो वो बोलते हैं क्लियरली इसमें किसी ना किसी स्टोरी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। लेकिन कौन सी स्टोरी? कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं कि भाई ये जो नेचर क्लेफ्ट मतलब नेचर स्प्लिट है हमारे रॉक में बीच में, इसको यूज किया जा रहा है गंगा जी का हेवन से जो डिसेंट हो रहा है उसको पोर्ट्रे करने के लिए। फिर कुछ बोलते हैं नहीं भाई नहीं नहीं, ये जो आपकी स्टोरी है ठीक है पुराण में मेंशन्ड है, लेकिन यहाँ पे उसको यूज नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे उसको डिपिक्ट नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे तो महाभारत के अर्जुन को डिपिक्ट किया जा रहा है। अर्जुन भाई है जो यहाँ बीच में रिवर बॉडी के नीचे पेनेंस कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं आर्म्स को भगवानों से गेन करने के लिए, उसको यहाँ पे डिपिक्ट किया जा रहा है। तो अब कैसे समझेंगे कि किस चीज को यहाँ पे डिपिक्ट किया जा रहा है? ये कभी भी इजी नहीं होता है। तो इवन दो हमारी जो टेक्निक है वो पुरानी कंपैरिजन के टेक्निक से काफी ज्यादा बेटर है, लेकिन ये बिल्कुल भी इजी नहीं है। आपको बिल्कुल भी समझ पाना कि किसी चीज में किस चीज को पोर्ट्रे किया जा रहा है आसान नहीं पड़ता है। अब फाइनल हमारा इस चैप्टर का कंक्लूजन बहुत सिंपल सा है, बस यही चीज बताई गई है कि भाई ठीक है हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी थी जिनको मॉन्यूमेंट्स में या फिर स्कल्पचर्स में या फिर किसी भी विजुअल फॉर्म में टेक्स्ट में रिप्रेजेंट नहीं किया जाता था। बहुत सारे ट्रेडिशंस ऐसे भी होंगे जिनका इम्पैक्ट इतना ही बड़ा था जितना इम्पैक्ट हमने इन सारे ट्रेडिशंस का, इन सारे फिलोसफर्स का देखा, लेकिन उनके बारे में टेक्स्ट या तो लिखे नहीं गए थे या तो हमें टेक्स्ट मिल नहीं पाते। इसलिए लास्ट में यहाँ पे लाइन लिखी हुई है कि जो हमने पढ़ा है, जो हमें मिला है, इट्स जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग, एंड बहुत सारा जो पोर्शन है वो शायद रेवेजेस ऑफ टाइम को सर्वाइव नहीं कर पाया। फाइनली आप लोगों के लिए मेरी एक ही गुजारिश है कि इसको आप एक बार देख लीजिएगा। सिंपल सा, हमारा सिंपल तो नहीं बोलना चाहिए, काफी सारे डेट्स यहाँ पे होते हैं, लेकिन एक बार अगर आप इसको रीड मार लेंगे, कभी बाई चांस इसका एमसीक्यू आता है तो आपसे बन रहा होगा। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। जाओ भाई, थक गया भाई खड़े खड़े। तुमको पता है मैं कितने मिनट दौड़ा हूँ कल? पता है, अंदाजा है तुमको कोई? 25 मिनट 26 मिनट दौड़ा हूँ मैं कल ट्रेडमिल में अपने जिम में। 26 मिनट, अभी मेरे पैर टूट गए हैं अब।